हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थ का मायना क्या होता है, बीमारियों के बारे में बात किया था हमने, पॉजिटिव एजेंट या पैथोजेंस के बारे में बात किया था हमने, कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियों के हमने साइन एंड सिम्टम को भी देखा था हमने कि वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, इसके ऊपर हमने बात किया था। ठीक है ना। तो पिछली क्लास में हमारा जो स्कोप था वो क्या था, वो कैनवास पे हमने क्या देखा था, हेल्थ के बारे में, डिजीज के बारे में, पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में। क्लियर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने डीपीपी जरूर लगाया होगा, आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आपने सही आंसर दिए होंगे। हालांकि आपको लगा होगा कि कुछ क्वेश्चन सर ने डिप्थीरिया के ऊपर पूछ लिए, कुछ सर ने परट्यूसिस के ऊपर पूछ लिए, कुछ सर ने क्वेश्चन जो है उस वायरल डिजीज के बारे में पूछ लिए जो अभी चल रहा है लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है। कोविड-19 के ऊपर सर ने क्वेश्चन कर लिया, तो बेटा वो जरूरी है कि इसलिए पता होना चाहिए हमको। क्लियर। ठीक है। तो इसीलिए अभी आप है ना, एक कुछ चैप्टर ऐसे बेटा जहां पर एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी चीजें आ सकती हैं, तो उसके लिए हमें मेंटली तैयार रहना है उसके लिए हमको। इसलिए डीपीपी बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके कीनोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, उस पर हम बात करेंगे बेटा। ठीक है। देखो हम हर दिन जो है, ऐसा नहीं है, अभी हाल ही में जो है वो सुनने में आ रहा है कि लोगों को जो है, जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटीज है या जो आईसीयू में एडमिट हुए हैं, उनमें से कई लोगों को ब्लैक फंगस की समस्या देखने मिल रही है कि भाई उनको जो है वो म्यूकर माइकोसिस हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले भी म्यूकर, ऐसा नहीं है, आपको बता दूं मैं, म्यूकर माइकोसिस जो है आज के 5000 6000 पहले से प्रेजेंट बीमारी है। और इसके बारे में सबसे पुराना लिटरेचर जो अवेलेबल है वो 2000 वर्ष पुराना है। आप सोचिए 2000, आप बोलोगे सर लिटरेचर, अरे भाई जो एविडेंस है, जहां जिन चीजों में लिखा हुआ कि भाई इतने पहले मिलती थी, वहां ऐसा हुआ था, उसका मुंह पे पूरा काला फंगस लग गया, ये लग गया, कि तमाम चीजें, कि कान में हो गया इन्फेक्शन, तो ये पुराना लिटरेचर। अब कितना ऑथेंटिक है मुझे नहीं मालूम है, पर ये सब जानकारियां मुझे मिली हाल ही में। कहने का मतलब यह है कि चलिए हम पुख्ता तौर पे बात कहते हैं कि कई कुछ 100 वर्षों से हम इसके बारे में जानते हैं और ऑफिशियली रिकॉर्डेड है चीजें। ठीक है। तो क्या पहले तो कभी सुना नहीं हमने इसके पहले, क्योंकि कारण यह कि आपका इम्यून सिस्टम आपको ऐसे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वायरस से बचाता है जो आपको रोज अटैक कर रहे होते हैं। जब आप सांस लेते हैं ना, तो सांस में आप केवल ऑक्सीजन, आप उस सांस में आपके सिस्टम के अंदर जो कई सारे वायरस, बैक्टीरिया सब जाता है। ठीक है। लेकिन आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है वो कि वो आपको सेव कर लेता है, बचा लेता है। ठीक है। तो हर दिन हमारा सामना जो है मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, और ये हमारे डिफेंस सिस्टम जो होता है वो हमको सुरक्षा प्रदान करता है, इससे वो होता है इम्यून सिस्टम। ठीक है ना। अभी हाल ही में जब कोविड-19 के समय लोगों ने क्या किया, खूब काढ़ा पिया बना के, लोगों ने खूब तरह का जो है वो दवाएं, विटामिन सी खाना शुरू कर दिया लोगों ने कि इम्यूनिटी बढ़ेगी। भाई सच बात है, इम्यूनिटी ही तो वो चीज है जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। वही वैक्सीन क्या है, वैक्सीन में तो हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, हम आगे बात करेंगे इस पर। के दिस देखो, अब सिंपल सी बात है बेटा कि ओवरऑल किसी भी होस्ट, किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो क्षमता जिसके थ्रू वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से अपने आप को बचाता है, उससे फाइट करता है और शरीर को बीमार पड़ने से बचाता है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। और उस क्षमता में जो इन्वॉल्व सिस्टम है, एंड वॉट एवर सिस्टम इन्वॉल्व इन टू प्रोवाइड इम्यूनिटी इज द इम्यून सिस्टम। ठीक है। याद है ना। चलिए पिछली क्लास में बात की थी हमने कि यदि आप मेंटली परेशान रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, जो है वो तनाव में चलेंगे, तो शरीर पर असर पड़ेगा, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से आपके एंडोक्राइन सिस्टम पर असर पड़ेगा, एंडोक्राइन सिस्टम इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा, है ना। याद है आपको। चलिए, जो इम्यूनिटी होती है बेटा दो तरह की होती है। एक होती है इननेट इम्यूनिटी जो बाई बर्थ होती है, दूसरी होती है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो हम अपने जीवन काल में अर्जित करते हैं, कि वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इननेट इम्यूनिटी जो होती है वो बाई बर्थ होती है। ठीक है। मतलब हमारा शरीर जो है कुछ चीजों को समझता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है, हमारा शरीर जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नहीं पहचानता है। जैसे जब हमारा जन्म होता है ना, तो हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नहीं पहचानती हमारी बॉडी, पर उसे पता है कि इस शरीर की सुरक्षा करना है, कि इस शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, तो हमारे स्किन होती है, हमारे WBC से होते हैं। कि तो कहने का मतलब ये कि एक जनरल प्रोटेक्शन, कि भाई ये सामान्य तौर पर सुरक्षा बॉडी को मिलना चाहिए, वो इननेट इम्यूनिटी में आता है। ये किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए नहीं होती है, ये एक जनरलाइज होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। ठीक है। देखिए, इननेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, तो टर्म याद रखना बेटा, जो एग्जाम के एमसीक्यू है ना वो ये टर्म के इननेट इम्यूनिटी बाई बर्थ होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है,
एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय से पाई जाती है, विशिष्ट नहीं होती है, किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए ये नहीं होती है बेटा के, और इसमें डिफरेंट टाइप के बैरियर इन्वॉल्व होते हैं। कुल इसमें 4 बैरियर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कि 4 बाधाएं होती हैं, मतलब इन 4 बैरियर को तोड़कर ही इंफेक्शन अंदर आ सकता है। जैसे हम देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, इन्नेट इम्यूनिटी में 4 तरह के बैरियर होते हैं। एक होता है फिजिकल बैरियर, ठीक है, एक होता है फिजिकल बैरियर होता है, ठीक है। फिजिकल बैरियर में क्या आ गया, आपका स्किन आ गया, ठीक है, आपका स्किन आ गया, आपका बॉडी का म्यूकोसा आ गया, ठीक है, जो हमारे बॉडी में जहां जहां भी ट्यूब डला है वहां पे म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट है, उसमें देयर आर ग्लैंड्स, जो कि बाकायदा जो है वो म्यूकोसा लेयर होता है, उसमें आसानी से इंफेक्शन नहीं आ सकता है। फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है बेटा के, जैसे हम बात करते हैं हमारी लार के अंदर, हमारे जो है वो सलाइवा के अंदर हुआ, हमारे स्टमक में हुआ, देयर आर सर्टेन कंडीशन जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता है। आपने कभी गौर किया है, हम खाना खाते हैं, खाना जाता है पेट के अंदर, कि स्टमक में आता है, आमाशय में जाता है, वहां पर एसिडिक पीएच होता है, इतना एसिडिक पीएच होता है कि उस एसिडिक पीएच का यदि हम वैल्यू देखें तो वो 2 के आसपास आएगा। कितना आएगा, पीएच 2 to 3 आएगा। और यू कि स्ट्रॉन्ग एसिड के समान, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो इसलिए होता था कि आपके फूड में प्रेजेंट सारे बैक्टीरिया मर जाए, इसके लिए होता है वो। तो स्टमक का जो एसिडिटी होता है ना, वो हमारे लिए एक प्रकार का वरदान होता है। हाँ, हाइपर एसिडिटी इज ए डिजीज, वो एक बीमारी हो सकती है, पर नॉर्मल एसिड फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फिर सेलुलर बैरियर की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी की बात करें हम, के मैक्रोफेजेस की बात करें तो वो फेगोसाइटोसिस करती है, माइक्रो को पहचानती है, और जो है उसको वो इनगल फेगोसाइटोसिस करती है। एक एक करके देखेंगे हम डिटेल में। फिर साइटोकाइन बैरियर क्या होता है, आप देखो कोविड-19 में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, वो है साइटोकाइन के, साइटोकाइन बर्स्ट। हमारा आपको बता दूं मैं कि कोविड-19 में जितनी भी है ना, कोविड-19 में मोस्ट ऑफ दी जो डेथ हुई है ना, वो हुई है व्यक्ति के अपने स्वयं के इम्यून सिस्टम के ओवर काम करने के कारण के, यानी उस इम्यून सिस्टम ने इतना तेज वायरस के खिलाफ काम किया कि उसने लंग्स को ही डैमेज कर डाला। यह डेथ का कारण है कोविड-19 में। वायरस मल्टीप्लाई किया, उसके कारण डेथ हुई, ऐसा नहीं है। वायरस मल्टीप्लाई किया, वायरस के मल्टीप्लाई करने पर इम्यून सिस्टम जोर से एक्टिव हुआ, इम्यून सिस्टम ने वायरस को निकालने के चक्कर में लंग्स की सेल्स को भी डैमेज कर दिया, लंग्स का बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया, लंग्स परमानेंट कोलैप्स कर गए और व्यक्ति की डेथ हो गई। यह सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए कोविड-19 के ट्रीटमेंट में इम्यूनिटी को नीचे किया जाता है, डाउन किया जाता है। इसीलिए ब्लैक फंगस का इंफेक्शन भी आ जाता है कई बार, और यदि वो इम्यूनिटी को डाउन नहीं करेंगे तो लंग्स खत्म हो जाएंगे। तो ये बड़ी विडंबना है कि चुनना होता है आपको कि क्या चुने। तो इसीलिए अब डॉक्टर्स ने इस पर भी ध्यान दिया कि वो एंटी फंगल भी यूज करने लगे तुरंत ही, कि भाई इसको डाउन करेंगे तो ब्लैक फंगस अटैक कर सकता है, ठीक है। खैर आगे बात करेंगे बेटा हम, बहुत जो है दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शन एक्चुअली। तो फिजिकल बैरियर मैंने आपसे कहा, स्किन हो गया, म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम का म्यूकस कोटिंग हो गया, जो म्यूकोसा लेयर होता है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में होता है बेटा, और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में होता है, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना, आपको एकदम दिमाग में रखना है कि फिजिकल बैरियर में आपका स्किन और म्यूकस वाली एपिथेलियम शामिल होती है। फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं तो स्टमक का एसिड हो गया, मुंह में लार हो गई। आपको पता है ना, मुंह की जो लार है सलाइवा, उसमें लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करता है। लार के अंदर इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, IgA होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर आंखों का के जो आंसू होते हैं, टीयर्स होते हैं, इनमें भी लाइसोजाइम है और इनमें भी जो है वो आपका इम्यूनोग्लोबिन ए पाया जाता है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये बेसिकली ऐसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ये, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं। फिर सेलुलर बैरियर की बात आती है, वेरी वेरी IMP, और मैं ये कह रहा हूं आपसे बेटा, टिनिंग टिनिंग 2021 MCQ आएगा, मतलब आएगा, नोट कर लो इसको, ठीक है ना। सेलुलर बैरियर, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल्स को कहते हैं बेटा, और मोनोसाइट। देन द नेचुरल किलर सेल्स जो होती है ब्लड में पाई जाती है, जो एक तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, इनको हम NK सेल भी कहते हैं, इनको हम NK सेल भी कहते हैं इनको हम। फिर मैक्रोफेज होते हैं टिश्यू के अंदर, ठीक है ना, जो फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो ये वो बाधाएं हैं, वो बैरियर हैं जो कि जो इंफेक्शन को, जो है बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ के ट्रैप करते हैं, खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको, ये ठीक है।
फिर आते हैं हम साइटोकाइन बैरियर्स की बात करते हैं। साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं बेटा? ये वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होती है विशेष प्रकार के प्रोटीन सिक्रेट करती हैं जिन्हें हम इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन की खोज की थी इसाक एंड लिंडमैन ने। इसाक एंड लिंडमैन ने पहली बार इनको पहचाना था। इसाक एंड लिंडमैन ने इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फेक्टेड सेल से इंटरफेरॉन को निकाला था। और इंटरफेरॉन होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट के ग्लाइकोप्रोटीन। लो मॉलिक्यूलर वेट के ये ग्लाइको प्रोटीन होते हैं। ये लो मॉलिक्यूलर वेट के ग्लाइको कहां गया? हाँ, ग्लाइको प्रोटीन होते हैं बेटा, ये है ना, कम अणुभार वाले ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं इंटरफेरॉन। और इंटरफेरॉन जो होते हैं ये हमारी नॉन इन्फेक्टेड सेल को वायरस के इंफेक्शन से बचाते हैं। हालांकि इंटरफेरॉन निकलते कैसे हैं? जो सेल आप सुनिए ध्यान से कि जिस सेल में वायरस का अटैक हो चुका होता है वो सेल मरने के पहले, वो सेल डिस्ट्रॉय होने के पहले कुछ केमिकल बनाकर जाती है और वो केमिकल पूरी आसपास की सेल पर फैल जाते हैं। वो केमिकल होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट के ग्लाइकोप्रोटीन। ये मरते मरते एक सेल अच्छा काम कर जाती है कि वो कुछ केमिकल रिलीज कर जाती है। कोविड-19 में क्या होता है कि जो वायरस इन्फेक्टेड लंग्स की जो सेल्स हैं वो तेजी से डैमेज होती हैं और वो इसलिए होती है ताकि बाकी का लंग्स वो बचा सके। उनका इंटेंशन बुरा नहीं है, उनका इंटेंशन अच्छा है कि वो आसपास वाली सेल को बचा सके। लेकिन समस्या ये होती है कि सेल इतने बड़े पैमाने पर वायरस इन्फेक्ट कर चुका होता है कि वो अधिकांश लंग्स का हिस्सा डैमेज हो जाता है उस चक्कर में। ठीक है, यही है साइटोकाइन बर्स्ट, यही है साइटोकाइन बर्स्ट। ठीक है, सुनते होगा, अभी गूगल करना, आप मालूम चलेगा आपको कि साइटोकाइन बर्स्ट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, पता लगाना है कोविड-19 के पेशेंट में कि कोविड-19 के पेशेंट में पता लगाना है कि साइटोकाइन बर्स्ट की कंडीशन है या नहीं है, क्या लेवल है उसका। तो एक ब्लड टेस्ट आपको कराना चाहिए व्यक्ति को, वो है उस ब्लड टेस्ट का नाम है IL-6। IL-6 कराइए आप। ठीक है, दिस इज द वेरी गुड मार्कर एंड IL-6 जो है वो एक बड़ा अच्छा मार्कर है। IL-6 इज ए वेरी गुड मार्कर। ठीक है, IL-6 इज दी वेरी गुड मार्कर बेटा, जो बतलाता है किसके बारे में, जो कि जो है इंटरल्यूकिन 6 कहलाता है, जो कि साइटोकाइन बर्स्ट का इंडिकेटर होता है। ठीक है, एज ए डॉक्टर मैंने कई पेशेंट का कराया हुआ है और इसको देखकर मैंने इलाज भी किया हुआ है। ठीक है, आपको जो मैं कोविड-19 के बारे में आपको बातें करता हूं ना, आपको बता दूं मैं इस पूरे पिछले 1.5 महीने में, जब से इंडिया में एकदम पीक पे आया, 1.5 महीने में कम से कम मैंने 1000 से ऊपर पेशेंट का इलाज किया होगा जो कोविड-19 है। ठीक है, मतलब इसलिए उसमें कुछ थोड़े सीरियस थे, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सारे के सारे पेशेंट जो है वो ठीक से रिकवर किए, वो यानी कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ। केवल इतना सा कि जो है अर्ली स्टेप्स लगे। आपको बता दूं मैं कि शुरुआत में यदि आप समझ गए ना बीमारी को, शुरू के पहले दिन ही इन्वेस्टिगेशन देन द चेंज ऑफ ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग, दैट इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, कि आप पैरामीटर पे ध्यान दीजिए, जांच कराइए, उसके बाद ट्रीटमेंट को उसके अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट करते रहिए और फिर देखिए आपको जो है वो परिणाम बेहतर मिलेंगे। कोई भी ट्रीटमेंट 100% सफल नहीं होता, लेकिन कोशिश तो 100% सफल हो सकती है ना भाई, कोशिश तो कर सकते हैं ना। चलिए फिर अब बात करते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? वो जीवन काल में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को यदि मान लो कोविड-19 हो गया, किसी को कोविड हो गया। अब कोविड की बात क्यों कर रहा हूं? कोविड चल रहा है इसलिए बात कर रहे हैं। पहले के जमाने में लोग बोलते थे, टीवी पे एड आया करता था कि क्या चल रहा है आजकल, फॉग चल रहा है, ऐसे फॉग का वो डिओ स्प्रे फॉग का एड आया करता था। ठीक है, अभी पूछते ये क्या चल रहा है? कोविड-19 चल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या, अभी फंडा बदल गया। मतलब हर जगह, मतलब आदमी नहीं, अभी आदमी कोई अपनी सड़क पे आपको दिखता है खांसता हुआ आता, तो आप उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते कि वो व्यक्ति इंसान है क्या है, आप सोचते हैं हाँ ये तो कोविड चला आ रहा है, डायरेक्ट कोविड आ रहा है चलता हुआ। ठीक है, तो मतलब व्यक्ति आपको कोविड के पुड़िया के समान दिखने लगा, पैकेट के समान। चल छोड़ते हैं इस बात को, अभी इतनी बात करते हैं कि अभी किसी को मान लो कोविड हो गया। आपको पता है कोविड होने के बाद में रिकवर होने के 2 वीक के अंदर ही व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगते हैं बड़े पैमाने पर। ठीक है, एंटीबॉडी बनते हैं और वो एंटीबॉडी जो है तकरीबन 6 से लेके 9 महीने तक, 6 से लेके 9 महीने तक बॉडी में एंटीबॉडी रहते हैं। इसीलिए अभी वैक्सीनेशन शेड्यूल में चेंज किया गया, बताया गया कि पहले कोविड होने के 6 महीने के बाद वैक्सीन लगाया जाए। पहले ये लोग बोलते थे 1 महीने बाद वैक्सीन लगवा लो, कोविड हो गया तो 1 महीने बाद वैक्सीन लगा लो। अब बोल रहे हैं 6 महीने के बाद लगाओ, एविडेंस मिले। मैं ये बात शुरू से बोलता आ रहा था, मेरा शुरू से ये मानना था कि यदि बीमारी नेचुरली हो चुकी व्यक्ति को तो उसको इमीडिएट वैक्सीन की जरूरत नहीं है, उसको 6 महीने के बाद वैक्सीन लगाइए उसको। शुरू से मैं ये मानता था, लेकिन तमाम बड़े डॉक्टर मेरी बात का विरोध भी करते थे, नहीं इम्यूनोमोड्यूलेशन इतना बड़ा ज्ञान देंगे। पर फाइनली लौट के वहीं आ गए, जो मैं कह रहा था वहीं लौट के आए।
तो बात उतनी, वो बात एक प्रैक्टिकल कोई चीज के पीछे। मैं एक बार बोला अपने किसी मेरा डॉक्टर्स का ग्रुप में, मैंने बोला कि भाई देयर इज ए कॉमन सेंस, ऑलवेज ए कॉमन सेंस। बोलते नहीं, मेडिकल नेवर गवर्न बाय द कॉमन सेंस, वो तो एविडेंस मांगता है। अरे भाई कॉमन सेंस होगा तो आपको सोचना चाहिए ना, नॉर्मल इम्यूनिटी, कोविड-19 में भी नॉर्मल इम्यूनिटी काम कर रही है आपकी, ठीक है। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि एंटीबॉडी आ गए तो री इन्फेक्ट नहीं होगा आदमी, री इन्फेक्ट भी हो सकता है, वो बचाने वाला प्रोसीजर है। हमला तो हो सकता है लगातार, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो एंटीबॉडी होते हैं, ये एंटीबॉडी की यदि हम बात करें तो ये एंटीबॉडी बने बॉडी के अंदर के, हमारा इम्यून सिस्टम एक बीमारी को उसे अटैक करके या उसे जूझ कर वो पहचान गया कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी के, तो वो इम्यूनिटी हमने अनुभव के बाद लिए, तो वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो पैथोजन स्पेसिफिक होती है। और इसकी विशेषता होती है याददाश्त। भाई अनुभव का मतलब क्या है? एक याददाश्त। मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं आपसे कि भैया मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, जानता हूं अच्छे से कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। बाकी देखो, बाकी एजुकेटर में और मेरे में थोड़ा सा फर्क है कि कई सारे बहुत अच्छे एजुकेटर हैं, बहुत बड़े एजुकेटर हैं, 25-26 साल के हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरी उम्र उनसे ज्यादा है। फर्क इतना सा है कि दे आर डूइंग वेरी गुड, वेरी वेरी गुड के, बट फर्क इतना सा है कि जो उम्र का जो अंतर है, जो अनुभव का अंतर है, वो तो उम्र के साथ ही आएगा ना। वो कैसे आ जाएगा पैदा होते ही, ठीक है। उसके लिए टाइम लगता ना बेटा, टाइम तो लगेगा ना। तो वो टाइम देने के बाद अभी हम समझ गए अनुभव कि ये चीज करते हैं तो ये होता है, ये करेंगे तो ये परिणाम निकलेगा, ये करेंगे तो ये परिणाम निकलेगा, ये करेंगे, क्योंकि ये अनुभव कहता है। हमारा इम्यून सिस्टम भी बोलता है भैया एक बार अनुभव हो चुका हमको, हम समझ चुके अच्छे से हम कि बहुत सारा विज्ञापन देने से बच्चे खुश नहीं होते हैं ना, बच्चे आते हैं। बहुत सारा ऐड दे दीजिए आप ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, अखबारों में, उसमें बच्चा केवल आता है गुडविल से। बच्चा केवल जुड़ेगा आपसे से माउथ पब्लिसिटी से, कि सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर अच्छा पढ़ाते हैं तो बच्चे आएंगे, ठीक है। आप कुछ भी दिखा दीजिए कहीं पर भी, टेम्परेरी लोग जुड़ेंगे लेकिन बाद में डिटच कर जाएंगे। वो सच्चाई यही है। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर आपको भी प्रमोट करना चाहिए अपने आप को, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एड मारो सर, अखबार में एड मारो सर, फुल ऑल इंडिया एड मार दो सर, बायोमेट्रिक एक दिन में वहां पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल पहुंचेगा। लेकिन आपको लगता है, मैं सोचता हूं कई बार कि हम लोग जो इतना मेहनत से पैसा कमाते हैं उसको हमें उठा के टाइम्स ऑफ इंडिया को देना चाहिए। वो तो बहुत अमीर है ऑलरेडी, उसकी बिल्डिंग ही बड़ी बड़ी है। हम बोलते हैं उस छोटे पैसे को संभाल करते ना, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। वी ट्रस्ट ऑन यू गाइस कि भैया हमारा ब्रांड एम्बेसडर तो हमारा हर एक बच्चा है, वो बोलेगा तो दूसरा बच्चा आएगा, नहीं बोलेगा तो नहीं आएगा। बस आप ही हैं ब्रांड एम्बेसडर, और हमें जो करना है वो आपके लिए करना है। हम उस टाइम्स ऑफ इंडिया को, बड़े अखबार को, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बड़े बड़े अखबार हैं, इनको हम करोड़ रुपया नहीं देंगे। हम करोड़ रुपए का फंड रखेंगे, हम अपने बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, सिलेक्ट होने वाले बच्चों को। क्यों? सही है कि नहीं आइडिया? बताओ, ये सही है कि नहीं है कि हम अमीर को और अमीर बना दें हम, और हमारे जो नीडी बच्चे हैं उनकी हम हेल्प भी ना करें हम? ये तो गड़बड़ मामला है ना, ठीक है। तो खैर, अपने अपने थॉट प्रोसेस है। हो सकता है मैं धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही गलत आदमी हूं, मैं नहीं कर पाता ठीक से बिजनेस, लेकिन मुझे इतना पता है कि टीचर जरूर 100% जो है आत्मा से उठ के, सोल, प्योर सोल से उठ के। अभी सुनिए बात है ना, तो कहने का मतलब ये याददाश्त अनुभव से जुड़ी हुई है, और अनुभव जो है पिछले हमलों से जुड़ा हुआ है कि भैया किसने क्या किया मेरे साथ बैठ के, ठीक, किसने दिल पर जख्म दिए, वो समझ गए बात हम के, वो अनुभव है हमारे के। तो मेमोरी, पैथोजन स्पेसिफिक, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, बॉडी जो है वो रोग कारक से जो है वो पहली बार लड़ती है, तो जो रिस्पांस आता है उसे हम प्राइमरी रिस्पांस कहते हैं, जो लो इंटेंसिटी का होता है। एंड पहली बार जब कोई आया, जिंदगी में आया, हमारे बॉडी के अंदर आया, उसने हमको चोट दी, अनुभव दिया, तो हमको समझ में आ गई बात। हम पहले समझ नहीं पा रहे, धीरे धीरे समझ में बात आई कि दुनिया ऐसी होती है भाई, ठीक है। शरीर भी समझ गया कि इन्फेक्शन ऐसा होता है भाई, ये तो प्राइमरी रिस्पांस स्लो आता है, लेकिन हम समझ गए होते हैं अगली बार कि भाई अगली बार धोखा नहीं खाना, ठीक है। याद रखिए एक बात और भी है, ठीक है, अक्ल कभी बादाम खाने से नहीं आती है, अक्ल धोखा खाने से आती है। और एक बार धोखा खाने के बाद यदि आप दोबारा धोखा खा रहे ना, तो यकीन मानिए फिर अकल नहीं आई थी आपको पहली बार धोखे बैठ के। फिर इसका मतलब यह है कि अपन है मूर्ख शिरोमणि। क्या है? एक बार धोखा खा लिया, अक्ल आ गई, अगली बार धोखा नहीं खाना। यदि अगली बार सेम टाइप का धोखा खा रहे हैं तो फिर आप अपने आप को एक उपाधि दीजिए, एक बड़ा सा मुकुट बनाइए कागज का, उस पर लिखिए मूर्ख शिरोमणि और लगा लीजिए। नहीं, वो नहीं होना चाहिए दोबारा, समझ गए ना। अनुभव उसी को तो बोलते हैं, नहीं तो वो तो फिर तो क्या था, वो फिर तो वो फेलियर हो गया ना। वो एक्सपीरियंस और फेलियर में एक ही चीज का फर्क है कि आपने
कुछ गलत हुआ, आप सीखे, सीख कर आप आगे बढ़ गए, आपने कहा अगली बार ये नहीं करना, इसे करने से ऐसा होता है, ठीक है। कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वो सच्चाई है। तो वो प्रिकॉशन लेना पड़ेगा आपको। ये केवल इम्यूनिटी की बात नहीं है बेटा, ये रिलेशनशिप की बात भी यही है ना, सच बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी क्या बोला मैंने, प्राइमरी रिस्पांस लो इंटेंसिटी का होता है, धीमे से आता है उससे, और ये कब होता है, जब पहली बार बॉडी जो है वो पैथोजन को एनकाउंटर करती है। फिर बाद में जब दोबारा एनकाउंटर कर, आप मान लो सेम टाइप का पैथोजन दोबारा आ गया, उसने बोला कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम दोबारा शरीर में आ गए हैं, आपकी बॉडी बोली धोखेबाज, हम तुमको जानते हैं, तुम पहली बार आए थे, प्राइमरी रिस्पांस लो इंटेंसिटी का था, अब की बार हम फोड़ देंगे, हमारे आसपास मत दिख जाना। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे सेकेंडरी और एमनेस्टिक रिस्पांस कहते हैं, जो फास्ट होता है, इंटेंसिफाइड होता है, तेज होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि पहली बार के धोखे की अनुभव की मेमोरी थी प्रेजेंट, इसलिए तेज होता है, ठीक है, क्लियर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होते हैं, ये दो प्रकार के लिम्फोसाइट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ऐसा सोचो, दिमाग में रखो, दो तरह की सेनाएं होती हैं, एक होती हैं जो ठिशुम 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 गोली मार देती हैं, और वो गोली क्या है, एंटीबॉडी, मतलब जो बंदूकधारी, हम बोलेंगे जो बंदूकधारी से लिम्फोसाइट है वो बीटा लिम्फोसाइट है, और इनकी जो गोलियां हैं, जो इनकी जो गोलियां हैं, इनकी वो गोलियां या बुलेट्स हैं, वो क्या है, वो है एंटीबॉडी, वो है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी मतलब बीटा लिम्फोसाइट पास नहीं आएंगे, दूर से देखेंगे, अच्छा तुम पैथोजन, तुम पैथोजन, मार देंगे दूर से। वो क्या है, वो बीटा लिम्फोसाइट हो गए। गोलियां क्या है, एंटीबॉडी होगी। गोलियां किससे बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं उनको हम, उनसे बनी होती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है इसमें, वाई शेप के होते हैं एंटीबॉडी, ठीक है, बात समझ में हमको आई। अब आगे बढ़ते चलिए। अब टी लिम्फोसाइट क्या है, ये टी लिम्फोसाइट होते हैं पहलवान, हम गोली मोली नहीं चलाएंगे, वो सलमान खान होते हैं, ये टी लिम्फोसाइट होते हैं सलमान खान, कि वो आएंगे 1 to 1 ही मारेंगे के, मतलब जब तक सलमान खान की मूवी में वो गोली चला तब तक सलमान खान नहीं, फिर तो वो सलमान खान है जी की मूवी है जी, तो उसमें क्या कर रहा वो, पहले तो वो शर्ट निकालेगा, फिर जो है वो दे घुसे इसको मार उसको मार, कैसी करता है ना, ठीक है। तो ये टी लिम्फोसाइट होते हैं सलमान खान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी लिम्फोसाइट के पास में ये आर्मी ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं इन्फेक्शन के पैथोजन के रिस्पांस में, इन प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज कहते हैं। टी सेल जो है एंटीबॉडी रिलीज नहीं करते हैं, पर बी सेल को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो हेल्पर टी सेल भी होती है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड चेन होती है बेटा, 2 छोटी होती है 2 बड़ी होती है, 2 लाइट एंड 2 हैवी। H2L2 कहते हैं इसको, क्या H2L2 कहते हैं, 2 हैवी चेन होती है 2 लाइट चेन होती है इसमें, और एंटीबॉडी जो होते हैं वाई शेप के हमको दिखाई पड़ता है, ऐसे वाई शेप के हमको ये दिखाई पड़ते हैं बेटा, ठीक है। देखिए 5 तरह के एंटीबॉडी हम बॉडी में देखते हैं, IgG, IgE, IgD, IgM और IgA होते हैं, ठीक है। एंड जो है एनसीईआरटी में आईजीडी को उन्होंने नहीं दे रखा है, पर आईजीडी बेटा जो है वो पाया जाता है, आईजीडी जो है वो एंटीबॉडी होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो 5 तरह के एंटीबॉडी हमको जो है वो देखने मिलते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे लिखा हमने इसको ना, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। देख रहे हैं आप, 2 आपको लाइट चेन दिखाई पड़ रही है बेटा इसमें, ये L2 लाइट चेन है, ये L2 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, ये 2 हो गई इसकी हैवी चेन हो गई है ना, ठीक है। इनके बीच में जो आपको देख रहे हो रेड रेड जो दिखाई पड़ रहा है, ये डाइसल्फाइड ब्रिज है, ये डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, सल्फर से बना हुआ बॉन्ड होता है, ठीक है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेटा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, याद रखिएगा, ठीक। इसमें आप देखिए एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होती है वो लाइट चेन और हेवी चेन के बीच में होती है बेटा, वाई शेप का दिखाई पड़ता है, ये 2 लाइट चेन है 2 हेवी चेन है, और इन चेन को जोड़ने के लिए आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बने हुए, क्या बने हुए हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बने हुए, देखिए ध्यान गौर से, ठीक है ना, याद रखना, इस टेस्ट भूलना नहीं, दूंगा एक टेस्ट में आपको, पहले ही बता दिया है ना। अब बात करते हैं बेटा कि
बिकॉज दिस, अब देखो सिंपल सी जो बीटा सेल है, याद रखना बेटा, जो बीटा सेल होती है, बीटा लिम्फोसाइट होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसी इम्यूनिटी जिसमें कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडी भाग लेते हैं, उसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में बेटा के। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये दिस इज वन ऑफ द टू टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस एंटीबॉडी इम्यूनेटेड के। देखो बेटा, यानी जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है उसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है और सेलुलर इम्यूनिटी होती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में का संबंध है बीटा लिम्फोसाइट से और इसमें एंटीबॉडी इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेलुलर इम्यूनिटी होती है टी लिम्फोसाइट से। किससे होती है बेटा? टी लिम्फोसाइट से होती है। ठीक है ना? तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसे CMI कहते हैं बेटा। CMI मतलब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस, और ये टी लिम्फोसाइट के शुरू होता है। तो इतना दिमाग में रखना अच्छे से बेटा कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो होती है एंटीबॉडी बेस्ड होती है, बीटा लिम्फोसाइट से होती है। सेलुलर इम्यूनिटी जो होती है वो टी लिम्फोसाइट से होती है। सेलुलर इम्यूनिटी जो होती है वो उसकी लाइफ लंबी होती है। टी सेल वाली मेमोरी लंबी होती है ना। जो वैक्सीनेशन करते हैं हम, जो वैक्सीन लगाते हैं हम, तो वैक्सीन एक्चुअली वो टी सेल को क्रिएट करने में हेल्प करती है। और टी सेल के पास यदि याददाश्त रहेगी, लंबी याददाश्त टी सेल की, याद रखिए। बीटा सेल जो होता है, जो बीटा लिम्फोसाइट है, उनकी याददाश्त छोटी होती है, उनकी शॉर्ट मेमोरी होती है। टी सेल की मेमोरी लंबी होती है, इसलिए टी सेल वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए जो कोविड-19 का वैक्सीन लगवाते हैं ना, उसमें टी सेल को मॉड्यूलेट किया जाता है, टी सेल को मेमोरी प्रोवाइड की जाती है। जबकि नॉर्मल इन्फेक्शन जो होता है उसमें टी सेल को मेमोरी कम मिल पाती है। ठीक है, इसलिए लोग कहते हैं कि कोविड होने के बावजूद वैक्सीन आपको लगवाना चाहिए। ठीक है, वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट, आई, लिवर, देखो सिंपल, कभी कभी किसी व्यक्ति के जो है ऑर्गन सिस्टम खराब जाते हैं। कोई ऑर्गन खराब हो गया तो उस ऑर्गन को रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करना है नॉर्मल यदि व्यक्ति की, पेशेंट की लाइफ को बचाना है, लंग ट्रांसप्लांट करना है, लिवर ट्रांसप्लांट करना है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, तो सबसे बड़ा खतरा मालूम क्या होता है? उस पूरी कंडीशन में सबसे बड़ा खतरा होता है कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम जानता है कि कौन सी सेल मेरी है, कौन सी मेरी नहीं है, कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के अंतर को समझता है, ये मेरी है, ये मेरी नहीं है। और इसके पीछे कारण होता है कि हर सेल के ऊपर अपना एक ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ टैग लगा होता है। ग्लाइकोप्रोटीन हम बोलेंगे इसको, हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ टैग लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनेट टैग कहते हैं। जो ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन के ऊपर निकले होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन को बनाते हैं, और ये होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये होता है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC होता है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं बेटा। जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होगा इस चीज को बेटा। MHC होता है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है। और ये क्या होता है? ये हर सेल के एक झंडे के समान है कि भाई आप इंडिया का फ्लैग लगा दोगे तो आप इंडियन हो मालूम चल जाएगा, अमेरिकन फ्लैग लगाओगे आप अमेरिकन हो मालूम चल जाएगा। तो फ्लैग के समान होता है। हमारी सेल्स, इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी की सब सेल्स को पहचानता है, लेकिन जैसे ही आपने दूसरे की किडनी बॉडी में लगाई तो उसके फ्लैग अलग होंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम सोचेगा कि अरे ये तो दूसरा ऑर्गन आ गया अंदर, क्या आ गया ये, इसको मारो, ये अपना नहीं है। तो वो उसको पता ही नहीं है कि किडनी तो लगाया गया है बचाने के लिए, तो वो किडनी को डैमेज कर देगा। इसलिए जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट होते हैं उनमें इम्यून सिस्टम को डाउन रखा जाता है, उसमें उनको जीवन भर इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं खानी पड़ती हैं, और इसलिए खानी पड़ती ताकि कि बॉडी का इम्यून सिस्टम उनके खुद के लगाए गए ऑर्गन को डैमेज ना कर दे। तो वहां पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है ना? देखिए, कोई स्किन ग्राफ्ट लगाया वो भी रिजेक्ट हो जाएगा यदि आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ काम करेगा तो। ठीक है, टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडर, इसका मतलब जब भी कभी आप कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि वो आपके नियरेस्ट रिलेटिव का होना चाहिए, कि वो निकट संबंधी का होना चाहिए। उससे ये संभावना होती है कि आपके कई सारे टैग उससे मैच कर जाएंगे, तो ऑर्गन रिजेक्शन का चांसेस कंपैरेटिवली कम होता है। यदि बिल्कुल अनरिलेटेड आदमी का, यानी एक व्यक्ति है, मान लो अपना एक व्यक्ति है, उसके रिलेटिव की बजाय अफ्रीकन आदमी को बुला के उसका ऑर्गन इसमें लगा दिया गया, तो प्रॉब्लम यह होगा कि वो इतना डिस्टेंट है कि इतना इम्यून सिस्टम, उसके टैग में इतना भारी अंतर है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम तेजी से रिस्पॉन्स करेगा और डैमेज कर देगा ऑर्गन को। इसलिए क्लोज रिलेटिव के ऑर्गन ही ट्रांसप्लांट लगाए जाते हैं जनरली। ठीक है ना? और यदि किसी के लगाने पड़े तो फिर हाई डोज ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन को जिंदगी भर लेना होता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंस को बेटा कर सकती है, और यही ग्राफ्ट रिजेक्शन का कारण बनता है। और इसके पीछे जो कारण है वो है टी सेल वाली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। क्या है एक्टिव इम्यूनिटी, है एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है बेटा? के देखो बेटा है ना, एक्टिव इम्यूनिटी जो है नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है। इसे हमने कहा इन्नेट इम्यूनिटी के कि बाई बर्थ हमारे पास में जो है वो इन्नेट इम्यूनिटी होती है। फिजिकल वेरियर है, फिजियोलॉजिकल वेरियर है उसमें, के सेलुलर वेरियर है उसमें, और साइटोकाइन वेरियर है, वो शुरू से प्रेजेंट है ना, नेचुरल इम्यूनिटी हो गया। फिर कई बार क्या होता है, अब नेचुरल जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी है, हमने क्या कहा, नेचुरल वो एक्टिव इम्यूनिटी जो नेचुरल हो सकती है अपनी, जो शुरू से प्रेजेंट के। अब आपकी जो एक्टिव इम्यूनिटी में, अब देखो फर्क कितना है। एक्टिव इम्यूनिटी में आपका, ध्यान से बात सुनो बैठ के। एक्टिव इम्यूनिटी में आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो खुद काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, और वो इम्यूनिटी को डेवलप कर रहा है, वो सीख रहा है कि मुझे कैसे परिस्थितियों से लड़ना है। एक तो बचपन से उसको मालूम था, नेचुरली प्रेजेंट था कि हाँ भाई ठीक है कि ये इन्फेक्शन होता है, ऐसे बचना है मुट के। और एक आपने क्या किया बचपन में, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, आपने लगा दिया बीसीजी का टीका, लगा दिया आपने उसको। आपने बोला ले भाई देख ले, बैसिलस कॉलमेट गुरिन बतलाता है कि तुम्हारे लंग्स में टीबी का बैक्टीरिया आ सकता है, पहचान ले इसको, ठीक है, पहचान ले इसको कि ये दुश्मन है शरीर का, इससे बचना है। बच्चे का इम्यून सिस्टम ने कहा कि अच्छा ये क्या लगा दिए, अभी तो मेरा जन्म हुआ, जन्म होते साथ मेरे को क्या लगा दिए इंजेक्शन डॉक्टर साहब? तो शरीर, डॉक्टर ने बताया कि देखो भाई तुम्हारे अंदर जो वैक्सीन लगाया है, ये बीसीजी का टीका है, ये तुमको ट्यूबरक्लोसिस से बचाएगा, पहचान ले इसको, ये टीबी नहीं करेगा, ये वैक्सीन है। बताया इम्यून सिस्टम को, देखो ऐसा होता है ये, अच्छा ये तस्वीर है इसकी, अच्छा तो बड़ा खतरनाक है। बच्चा सोच ही रहा था, इतने में इसको डीपीडी का टीका भी लगा दिया, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस, ये भी पहचान ले। पोलियो का ड्रॉप पिला दिया, ये क्या डॉक्टर साहब, ये पोलियो लंगड़ा कर देगा। फिर रोटावायरस का ड्रॉप पिला दिया, ये क्या, ये दस्त लगा लगा के मार देगा। शरीर बोला यार बड़ी दुनिया तो बड़ी खराब है बाहर, हम तो अच्छे खासे थे मदर्स बॉम में, मां के पेट के अंदर जब जो है स्टमक के में, जो मतलब मां के स्टमक में, मां के यूट्रस के अंदर जब हम थे वहां पर, तो वहां पर बढ़िया था हमको, कितना आम आदमी मां के पेट में था, वो वर्ड यूज था, पेट मतलब तोमा से होता है, ठीक है। अभी मतलब कहने का मतलब ये कि वो बोलता वहां अच्छा था, क्यों अच्छा था कि वहां पे मदर के ब्लड से जो है हमको चुपचाप से डायरेक्टली आईजीजी मिल जाया करता था, इम्यूनोग्लोबिन जी मिल जाया करता था, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। हमें खुद को कोई दुनिया के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं थी हमको, अब सोचना पड़ रहा है। डॉक्टर बता रहा है, डॉक्टर कह रहा है देखो भैया ये वैक्सीन का शेड्यूल है, 1 साल की उम्र में ये, 6 महीने में ये, 3 महीने में ये वैक्सीन लगाना है, 2 साल में ये लगाना है, ऐसे करके 5 साल की उम्र तक हर 2, 4, 6 महीने में डॉक्टर के पास जाओ, वैक्सीन लगा देगा उठा के। अभी क्या बच्चों के वैक्सीन लगवाने वाले पेरेंट जो है वो खुद भी टेंशन में घूम रहे, क्या कोविड का वैक्सीन लगवाना है अभी सबको, है ना। तो वैक्सीन क्या है, आपकी बॉडी को के इम्यून सिस्टम को बताने की कोशिश है कि भैया ये दुश्मन है बाहर, अपने आप को बचाना है इससे, ठीक है, ये है वैक्सीन। तो ये क्या हुआ, ये भी एक्टिव इम्यूनिटी है। आपका शरीर देखो, वैक्सीन नहीं बचाएगा इम्यून सिस्टम, वैक्सीन केवल बतलाएगा कि ये दुश्मन है, वैक्सीन केवल बतलाएगा ये दुश्मन है, पहचान लो इसको, फोटो दिखा देगा कि तुम धोखा ना खा जाओ इससे, ये फरेबी है, ये धोखेबाज है, ये पहचान लो इसको, ये है कौन, ये है डॉन, पहचान लो इसको, वो बता देगा पहले। समझ में आई बात? इसीलिए वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर, आपका शरीर तैयार करे अपना, अच्छा ये दिखेगा तो मैं भाग जाऊंगा, ये दिखेगा तो मैं लड़ लूंगा, ये दिखेगा तो मैं ऐसा करूंगा, ये शरीर तैयार करता है रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब नेचुरल वैक्सीन। अब पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि भाई अभी क्या, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब यह है कि ऐसा इम्यून सिस्टम जिसमें कि आपका बॉडी काम नहीं कर रहा, बना बनाया एंटीबॉडी आप प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे मदर से बच्चे को मिलता है, ठीक है। और मान लीजिए बहुत इन्फेक्शन बढ़ गया कोविड-19 का, तो एक है दवा है टोसिलिजुमैब, नाम सुना होगा आपने, 1.5 लाख का इंजेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, बहुत अभी नाम आया इसका, ये ऐसी बनी मिला एंटीबॉडी के, रेबीज हो गया, टिटनेस हो गया, ठीक है। तो कई बार कई केसेस में एंटीबॉडी दिए जाते हैं यहां पे, ठीक है, ताकि एंटीबॉडी से हम बचा सके व्यक्ति को, ठीक है। तो ये होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होता है। चल देखते हैं हम, ठीक है। देखो बेटा, जब होस्ट जो है वो एंटीजन को एक्सपोज होता है,
चाहे वो एंटीजन लिविंग फॉर्म में हो, डेड माइक्रोब के फॉर्म में हो, कोई प्रोटीन के फॉर्म में हो, और उस होस्ट की बॉडी में एंटीजन बॉडी में आता है तो उसके होस्ट के शरीर में एंटीबॉडी बनती है, और इस तरह की इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है ना। और एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो स्लो होती है, और इसको जो है वो पूरा इफेक्टिव होने में इसको टाइम लगता है ना, फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स में इसको टाइम लगता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम जब वैक्सीनेशन करते हैं तो हम जो है वो अपनी मन मर्जी से हम माइक्रोब को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट करते हैं हम, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचान कर एक्टिव इम्यूनिटी को बना ले। ठीक है। कहते हैं ना कि भाई कोविशील्ड लगने के 4 वीक के बाद आपकी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप होगी, क्योंकि वो टाइम, उतना टाइम लगता है बॉडी को उस एंटीजन को पहचान कर एंटीबॉडी बनाने में। ठीक है। जब रेडीमेड एंटीबॉडी को शरीर में डायरेक्ट, है ना, बहुत सीवियर इंफेक्शन हो गया, तुरंत हमको रेडीमेड एंटीबॉडी देना है बचाने के लिए, तो उसे बोलते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं साहब? पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं हम। ठीक है ना। मदर से बेबी को जो इम्यूनिटी मिलती है पैसिव इम्यूनिटी होती है। प्लासेंटा के थ्रू जो है जो इम्यूनोग्लोबिन आर पार निकलता है वो आईजीजी होता है, जो बच्चे को जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जब मदर जो है वो बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है बच्चे को दूध पिलाती है, मिल्क फीड करती है, तब उस मिल्क के अंदर होता है इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो जो शुरुआत है ना, बच्चे को कहा जाता है कि जो मदर्स मिल्क में जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद मां जो फर्स्ट मिल्क होता है वो येलोइश कलर का होता है, इसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉम जो है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। कोलेस्ट्रॉम के अंदर जो है वो इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, एंटीबॉडीज होते हैं जो इन्फेंट को कई बीमारियों से बचाने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है। फीटस को भी मदर से जो एंटीबॉडी मिलती है, प्रेगनेंसी उदाहरण थ्रू प्लासेंटा, ये सब पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल है ये बेटा। ठीक है। फिर क्या होता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन? मैंने आपसे कहा बेटा, जैसे आप वैक्सीनेशन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, मतलब आ गए आप एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। आपके आर्टिफिशियली आप एक्टिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने की आप बात कर रहे होते हैं आप। ठीक है ना। देखो क्या सिद्धांत है इम्यूनाइजेशन के पीछे, क्या सिद्धांत है? इसका सिद्धांत है बेटा कि ये आपके इम्यून सिस्टम की मेमोरी पर बेस्ड होता है। कि इसमें वैक्सीनेशन में क्या करते हैं बेटा, कई लोगों के दिमाग में डाउट बैठा हुआ है कि वैक्सीन लगाएंगे तो मतलब शरीर में कोरोना डाल देंगे। एक आदमी है, बड़ा भारी आदमी भैया, उसका बहुत बहुत भारी नाम है, वो पता नहीं विश्वजीत राय चौधरी, भगवान जाने क्या नाम है उस आदमी का, नाम ही पूरा भूल जाता हूं उसका, विश्वजीत राय चौधरी कोई ना आदमी है, भयंकर फर्जी आदमी, भयंकर फर्जी, कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, और यूट्यूब पे भर भर के फॉलोअर है भैया उसके। क्या तुम लोग भी जो उसमें से कोई फॉलोअर है तो 4 से गाली नीचे लिख जाना, 4 से अब्यूजिंग वर्ड लिख जाना नीचे, मुझे बहुत संतोष मिलेगा, मैं पहचान लूंगा कि कौन कौन मूर्ख भरे पड़े के। ठीक है। क्योंकि अब आप बताइए, वो बोलता है कि वैक्सीन लगाने का मतलब यह है कि आप अपने अंदर कोरोना डाल लिया, अब उसी से कोरोना फैल रहा है पूरे देश में। कैसा मूर्ख आदमी भाई, नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया। मैं तो मान ही नहीं सकता डॉक्टर है वो आदमी, मैं तो मान ही नहीं सकता। नॉर्मल पीएचडी के आदमी भी ज्ञानी होगा। अब आप सोचिए, मेरे को एक बात बताइए, कोई बोल रहा है वैक्सीन लगाने के बाद आप कोरोना बन चुके हो और आपसे ही कोरोना फैल रहा है, तो कितना बड़ा मूर्ख है वो व्यक्ति। वैक्सीन का बेसिक साइंस नहीं मालूम उसको यही नहीं मालूम कि वैक्सीन में कैसे बनता है। जो कोवैक्सीन है उसमें इनएक्टिव कोरोना वायरस है, जो मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकता, जो इन्फेक्ट ही नहीं कर सकता जाके अंदर। जो कोविशील्ड है उसमें एडिनो वायरस है, जो कॉमन कोल्ड का वायरस है, चिंपैंजी के कॉमन कोल्ड का वायरस है, उसमें स्पाइक प्रोटीन वाला एक आरएनए चेंज किया गया है, जो कि वो क्या करता है, जो कि उस कोरोना वायरस के साथ प्रोटीन बनाता है, जिससे कि आपकी इम्यून सिस्टम उसको पहचान लेता है, थोड़ी मात्रा में बनाता है। फाइजर ने एमआरएनए डाल दिया आपकी सेल के अंदर, फाइजर ने, मॉडर्ना ने। एमआरएनए टेक्नोलॉजी बेस्ड वैक्सीन है कि आपकी बॉडी में वो प्रोटीन बनेगा थोड़ा सा, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस को पहचान ले। ये अब वो बोलता है इसी से हो रहा है सब ये, वो कहता है तो फ्लू है नॉर्मल। अरे भाई हम सब जानते हैं यार, पढ़े लिखे लोग हैं, कि फ्लू में कितने लोग मरे थे, क्या हुआ था, सब डेटा सबके पास में है। पर कभी तुमने सुना देखा था इसके पहले ऐसा कि मोहल्ले मोहल्ले से जो है वो ऐसी घटनाएं घट रही है? तुम लोगों को मिसलीड करते हो, ऐसे लोग लोगों को मिसलीड करते हैं, और उससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आम आदमी को लगता है कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है, बाकी लोग साजिश कर रहे हैं सारे। अरे मूर्ख, तुम साजिश कर रहे हो, तुम जो है लोगों के साथ में बुरा कर रहे हो, तुम लोगों को जो है वो भड़का रहे हो गलत चीज के लिए। तुमको थोड़ा पढ़ना चाहिए, तुम्हारा तो पहली क्लास में एडमिशन होना चाहिए, पहली दूसरी तीसरी करके तुम 12वीं तक तो पढ़ो कम से कम। तुम, मुझे डाउट है कि तुम 12वीं तक भी पास किया ऐसा व्यक्ति के। खैर छोड़ते, मुझे बड़ा गुस्सा आता है डॉक्टर की इस तरीके से लोग मिसकम्युनिकेट करते हैं, डॉक्टर को चोर बोल देते हैं 1 मिनट के अंदर कि डॉक्टर गलत बोल रहे हैं, ये तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है। अरे भाई तू ही पैदा हुआ, तेरा पैदा होने ये कॉन्स्पिरेंसी थी देश में, मतलब तू किसी को बड़ी कॉन्स्पिरेंसी बोले कैसे काम चलेगा? मतलब आप ऐसे बोल रहे हो,
तो खैर, तो इसीलिए गलत सी है। आप देखिए, कभी भी राय लीजिए तो एक्सपर्ट्स की राय लीजिए जो उस फील्ड के। मान लो मैं बोलूं कि नासा तो गलत काम कर रहा है, अरे मैं हूं कौन, मैं जानता कितना नासा के बारे में, मैं कितना इसरो के बारे में जानता हूं। जहां ज्ञान है वहीं हाथ डालना चाहिए अपना, जहां ज्ञान नहीं वहां हाथ नहीं डालना चाहिए, ठीक है। खैर, जनरली मैं ऐसा नहीं बोलता हूं इतनी बुरी बुरी बातें किसी व्यक्ति का नाम लेकर, पर मैं बोला हूं क्योंकि कारण यह है कि इसके चलते हमारे देश में हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। ऐसी सारे दावा करने वाले लोग कि ऐसा हो जाएगा तो इससे ये गारंटेड ऑक्सीजन का विकल्प है, ये होम्योपैथिक दवा, ऐसे डॉक्टर को पढ़कर अंदर डालना चाहिए। और कैसे ऑक्सीजन का विकल्प कोई दवा हो सकती है भाई? सांस नहीं ले तो दवाई खा, फिर बैठ के नाक बंद कर ले दोनों और दवा खाता रहे बैठ के, जरूरत नहीं ऑक्सीजन की। कैसी बात करते हैं लोग। तो बात इतनी सी है कि मैं आपको बता दूं कि जो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल है बेटा, वो बॉडी के इम्यून सिस्टम पर की मेमोरी पर बेस्ड है। उसमें हम क्या करते हैं, हम जो है जो भी रोग कारक जिसके खिलाफ बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना होता है, उसका कोई ना कोई फॉर्म बॉडी में डालते हैं। जैसे उसका कोई प्रोटीन डाल दिया हमने, एक वैक्सीन आ रहा है कोवोवैक्स, उसमें कोरोना वायरस का प्रोटीन ही यूज किया उन्होंने, सिर्फ प्रोटीन यूज किया उन्होंने, प्रोटीन डाल दिया। या हमने एक्टिवेटेड वायरस डाल दिया है, बैक्टीरिया, ऐसा वायरस है बैक्टीरिया जो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, वो बॉडी में डाल दिया हमने, तो बॉडी पहचान ली, अच्छा ठीक है ये, क्योंकि ये वैक्सीन कोई नई चीज नहीं है। हम एडवर्ड जेनर के समय से लगाते आ रहे हैं भाई, जब जेनर ने खोजा तब से लगाते आ रहे हैं हमने कई बीमारियों पर विजय पाई है केवल वैक्सीन लगाकर। तो वैक्सीन तो बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, उससे बीमारी नहीं होती है। देयर में भी पॉसिबल कि बॉडी कभी ओवर रिस्पॉन्स कर जाए, तो वैक्सीन से समस्या हो सकती है एनाफाइलैक्सिस की। कई लोगों को जो है वो एनाफाइलेक्टिक हो सकता है कि बॉडी में जो लगाया वैक्सीन उसका तेजी से रिएक्शन आ गया इम्यून सिस्टम का। तो इसलिए बोलते हैं वैक्सीन लगा के आधा घंटा बैठिए बाहर, कोई दिक्कत होगा तो एविल का इंजेक्शन लगा के ठीक कर देंगे आपको, यही बोलते हैं ना। खैर, बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी है, लोगों की मर्जी, क्या मानना है क्या नहीं मानना उनकी मर्जी है, आजाद है वो। लेकिन मेरा मानना यह है कि मिस इन्फॉर्मेशन को आप, मेरे को भी कई बच्चे ये वीडियो भेजे हैं उसका के फॉरवर्ड किए, और मैंने 90% बच्चों को ब्लॉक किया है मैंने, जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किए गलत वीडियो। अरे आप डॉक्टर को फॉरवर्ड कर रहे हो कि सर साजिश है क्या ये, सर वो तो ये बोल रहे हैं, डॉक्टर चौधरी तो ये बोल रहे हैं। अरे भाई वो अपना जाने यार, उनको एक काम करो, इतना ज्ञान है ना उनको एक दिन बोला तुम पीपी किट पहन के या नॉर्मल तुम जैसे तुम्हें जाना है, तुम तो मानते ही नहीं कोरोना को, तुम जाके 10-12 दिन सेवा करो कोरोना वार्ड में जाके। काहे तुम इतना बड़ा बड़ा ज्ञान बाहर से दे रहे हो, तुम जाके सेवा करो, फिर उसके बाद हम तुम्हारी सब बातें मान लेंगे। तुम जो बोल रहे हो क्या कि मैं थेरेपी देके खाना देके तुम्हें ठीक कर लूंगा, तो हम खाना से भी ठीक हो जाएंगे भाई, मरीज सारे तुम्हारे पास ही भेजा करेंगे हम। देश के सभी डॉक्टर जो है कमंडल लेके बाहर हिमालय पर्वत में चले जाएंगे, तुम ही संभाल लो पूरा देश, ठीक है, ऐसे ही ना। खैर, आप बोलोगे हमको क्यों सुना रहे सर, अरे हम तुमको बता रहे, सच्चाई पता होना चाहिए भाई, ठीक है। अब द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द। अब देखो जो भी जब कभी वैक्सीन लगाने के बाद बॉडी में क्या हुआ कि आपके इम्यून सिस्टम ने उसको पहचान लिया पैथोजन को, अब कभी सच में वायरस अंदर आया तो बॉडी का इम्यून सिस्टम झट से एक्टिवेट होगा, बोलेगा अरे देखो 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 ये अंदर आ गया बॉडी में, पहचान लिया, पहचान, चलो हम क्या करते हैं, चलो दोस्तों इसको अंदर आके मल्टीप्लाई नहीं करने देना है। बड़ा इम्यून सिस्टम इकट्ठा हो गया, धाम 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 धाम, आपको हल्का सा बुखार आया, हाथ पैर दर्द हुए, थोड़ा लगा अरे यार थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, जाके सो गए, आपको पता ही नहीं है आपके अंदर एक युद्ध लड़ा गया और जीत लिया गया वो, जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्सीन, ठीक है। लोगों को सच बात जरूर बताना जो बता रहा हूं बैठ के, है ना, मेरा नाम मत लेना, लेकिन सच बात बता रहे कि हाँ सर ये बोल रहे थे हमारे, बता रहे थे कि the vaccine also generate memory B and T cell that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibody। देखो यानी मेमोरी होती है, जैसे ही आया पैथोजन अंदर तो झट से एंटीबॉडी का मैसिव प्रोडक्शन हुआ और उसको धड़ 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 डैमेज कर लिया गया उसको, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कोई डेडली माइक्रोब का इंफेक्शन किसी व्यक्ति को हो गया है और उस समय हमें क्विक इम्यून रिस्पांस की रिक्वायरमेंट होती है। और देखिए याद रखिए वैक्सीन से क्विक इम्यून रिस्पांस नहीं बनता है, वैक्सीन लगाने के बाद इम्यून रिस्पांस को डेवलप होने में थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए कहते हैं ना कि आपने कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोई भी वैक्सीन लगाया उसके बाद आपको मास्क लगाना पड़ेगा और 4 से 8 वीक तक वेट करना पड़ेगा ताकि इम्यून सिस्टम आपका एक्टिव हो जाए, तब भी मास्क लगा के घूमना पड़ेगा। क्योंकि इम्यून सिस्टम ये नहीं बोल रहा है कि वायरस अंदर नहीं आएगा, वो कहता है अंदर आएगा तो मारेंगे उसको हम, लेकिन आपको अंदर आने से रोकने के लिए मास्क को लगाना चाहिए, ठीक है। तो अभी
कभी मान लो तेज इन्फेक्शन कोई अंदर आ गया, क्विक इम्यून रिस्पांस की रिक्वायरमेंट, तब वैक्सीन काम नहीं करेगा, तब बना बनाया एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन केमिकल हमको देना पड़ेगा, ऐसा केमिकल जो कि जो है वो जिसमें एंटीबॉडीज होते हैं उस पर्टिकुलर टॉक्सिन के खिलाफ। जो भी जहरीला पदार्थ बॉडी में आया उसको डैमेज करने वाले एंटीबॉडी होते हैं, या जो रोग कारक अंदर आया उसके लिए एंटीबॉडी होते हैं। तो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज देने पड़ेंगे, या हमको एंटीबॉडीज देने पड़ेंगे जो पहले से बने एंटीबॉडी देने पड़ेंगे, या हमको एंटीटॉक्सिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया है तो यहां क्लियर कर दूं मैं आपको, कई लोग वहां गया नहीं, सांप ने काट लिया तो क्या करेंगे, वो सपेरे के पास जाएंगे, सपेरा बोलेगा सांप लेके आओ, सपेरा समझ गया, सपेरा बहुत तेज आदमी है, वो समझ गया ये जो सांप को, वो सांप का काम ही कर रहा है, उसे पता है तुम जो सांप मार के लेके आए ना ये जहरीला नहीं है, देखे वो सांप की बढ़िया जांच करेगा, वो समझ जाएगा वो कि कितना जहरीला। फिर वो करेगा अपना नाटक शुरू, वो बोलेगा अपना कहीं से बोलेगा अभी देखो मैं ना, सब आंखें बंद करो, सांप आएगा और इसका जहर को चूस के वापस लेके चला जाएगा अंदर के। ऐसा होता नहीं। फिर तमाम जड़ी बूटी पूजा पाठ कुछ करके वो बोलेगा कि हाँ मरीज ठीक हो जाएगा, और उसको पता है कि इसमें जहरीला है या नहीं है, पहले तो उसने डिफरेंशिएट। यदि मान लो सांप नहीं मिला तो फिर बोलेगा वो कि भाई देखो ऐसा है, खतरनाक है, तो ये वाली नागिन है, उसने बदला लिया, ये किया वो किया के, तो कलर्स चैनल वाली बातें करेगा व्यक्ति उठ के। सच बात तो ये है कि मैंने बहुत सारे स्नेक बाइट के केस देखे। कहां पर, जब मैं बैतूल में था, एक पाडर हॉस्पिटल है बैतूल के पास, एक पाडर हॉस्पिटल है जो क्रिश्चियन मिशनरी का हॉस्पिटल है, सीएमसी बेल्लोर से अटैच्ड हॉस्पिटल है वो, उसके लिए सीएमसी बेल्लोर से डॉक्टर आते हैं वहां पे। तो वहां पर मैं भी गया था, तो मैंने वहां पे रोज में 5 केस ऐसे देखे जो सांप के काटने के आते हैं। वहां पे खेतों में लोग काम कर रहे होते हैं, ट्राइबल सा एरिया है, आदिवासी एरिया है, खेतों में लोग काम कर रहे थे, सांप काट लिया किसी को, तो जो है वैसे तो लेके, लेकिन वो इतने समझदार है कि वो जो है झाड़ फूक के बजाय सीधा लेके हॉस्पिटल आते हैं आजकल। और मैंने देखा अधिकांश केसेस में बचा लिया जाता है उनको, क्योंकि वहां पर एंटी वीनम अवेलेबल होता है। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंटी वीनम। तो स्नेक बाइट में क्या करते हैं, हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी इस्तेमाल करते हैं जो सांप के वीनम या जहर के खिलाफ काम करती हैं उठ के, और ये एक तरह का पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है। ठीक है, क्लियर। फिर अब हम इतना जानते हैं बेटा कि वैक्सीन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए। अब देखो आज फाइजर ने वैक्सीन बनाया, मॉडर्ना ने वैक्सीन बनाया, इन्होंने mRNA टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया। स्पुतनिक वी की बात करें, हम कोविशील्ड की बात करें, इन्होंने भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। एडिनो वायरस में उन्होंने जो है वो स्पाइक प्रोटीन वाला जीन डाल दिया इन्होंने के। ठीक, तो आज वैक्सीन बनाने में जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। लार्ज स्केल पर हम वैक्सीन बना पाते हैं। हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन होता है इसको भी ईस्ट की मदद से प्रोड्यूस किया गया। याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में लिखा है, पूछा जाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो भी ईस्ट की मदद से उसको तैयार किया गया है। ठीक है बेटा, है ना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वैक्सीन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन इस पोर्शन से जो आ सकते हैं, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है बेटा, वो है कि कौन सा वैक्सीन ऐसा है, किस कंपनी ने ऐसा वैक्सीन बनाया है जो mRNA, जो कि mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो वो कंपनी का नाम है फाइजर और मॉडर्ना। किस वायरस का इस्तेमाल कोविड-19 के वैक्सीन में एक वेक्टर के रूप में किया गया है। तो कोविड-19 के वैक्सीन में एक वेक्टर के रूप में जिस वायरस का यूज किया गया उसका नाम है एडिनो वायरस, कॉमन कोल्ड का वायरस होता है। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं एलर्जीज की। ठीक है, एलर्जी की बात करते हैं कि एलर्जी क्या होता है। भैया एलर्जी का सिंपल सा मैं यदि आपको डिफाइन करूं, मैं बोलूंगा एलर्जी का मतलब होता है एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स टू ऑफ द इम्यून सिस्टम। के हमारा इम्यून सिस्टम सामान्य सी घटना के लिए जोर से रिस्पॉन्स करता है, वो एलर्जी होता है। ठीक है, मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूं कि जो है हमारे, ये मान लीजिए ऐसा है कि देखो ऐसा है कि हमारे हर शहर में पुलिस होती है, पुलिस है, पुलिस थाना है, पुलिस चौकी। देखो ऐसा होता है, पुलिस चौकी होती है, ठीक है, पुलिस थाना होता है, पुलिस जिला मुख्यालय होता है, हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट जो होता है, जो पूरे लॉ एंड ऑर्डर का, एक राज्य के अंदर, एक स्टेट के अंदर जो कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आज तक हम जितने भी लोग हैं, आपको सच्चाई बताता हूं मैं, हम जितने भी लोग हैं आज तक, सभी लोग जो है बोलते हैं कि डॉक्टर्स आर सुपर हीरो, डॉक्टर्स ने अच्छा किया, नर्स ने अच्छा किया, हॉस्पिटल स्टाफ ने अच्छा काम किया। कोरोना के समय में ये रियल वॉरियर है जो लड़ते रहे लोगों से।
पर कभी किसी ने ना उस पुलिस वाले की तरफ देखा नहीं, किसी ने कभी गौर नहीं किया उसने। लोगों को लगता है कि ये पुलिस वाला डंडा लेके खड़ा है, हमको घर से बाहर निकलते हैं बाइक से तो हमको डंडा मारता बाइक पे पीछे, हट अंदर, कहां निकल रहा बाबा जा। आपको पता है वो लड़का, वो उसकी भी परिवार है, उस पुलिस वाले का भी परिवार है, उसके घर में भी वाइफ है उसकी, उसके घर में भी बच्चा है, और उसको एक दिन की छुट्टी नहीं मिली उसको। जब तुम सबको बोला गया कि तुम घर में छिप जाओ, डर जाओ, बाहर वायरस घूम रहा है, बाहर वायरस है, तुम्हें लाइफ को कुछ तुम्हारी हो सकता है, खाकी वर्दी पहन के खड़ा है बेचारा बाहर, तुमको डांट रहा है क्योंकि तुम बेमतलब बाहर निकले हो, अपनी जान तुम खतरे में डाल रहे हो, तुमको डांट रहा है, तुमसे पास आके बात कर रहा है और अपनी जान को वो खतरे में डाल रहा है। आपने कभी, सरकार ने कभी काउंटिंग नहीं किया इस बारे में। गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है कि भैया बताओ कितने पुलिस वाले शहीद हो गए इस कोरोना वायरस की लड़ाई में। डॉक्टर्स का मालूम चला, हमको आईए में बड़ा एक्टिव है, पुलिस वालों का कोई यूनियन नहीं होता, उनका फोर्स है, फोर्स में यूनियनबाजी नहीं कर सकते वो लोग, यूनियन नहीं है उनका, उनकी जान लगता है तो ड्यूटी करते में चला गया भाई, कोई बात भैया, उसका बहुत वैल्यू है उन आदमी का। वो जो खाकी वर्दी पहन के बाहर आदमी खड़ा ना, उसको कभी ये मत सोचना कि ये 10-50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए जो हमने इमेज बना रखी है, ऐसा नहीं है। वो आदमी आपकी सुरक्षा के लिए बाहर खड़ा था कि उसको मालूम था कि तुम बाहर घूमोगे हो जाएगा कुछ तुमको, इसलिए वो खुद खड़ा होकर अपनी जान खतरे में डाले हुआ था। पर हमने कभी पुलिस वाले को थैंक यू नहीं बोला, किसी आदमी ने, किसी ने थैंक यू नहीं बोला। आप सब, हम सारे लोग, आपके घर में भी कोई ना कोई पुलिस में होगा, कोई आपके रिलेटिव होंगे, फादर होंगे, कोई होंगे, तो मैं बोलता हूं सैल्यूट है ऐसे लोगों को जिन लोगों को कोई क्रेडिट भी नहीं मिला, उनको किसी ने कोई उनको क्रेडिट भी नहीं दिया, कोई ने उनको योद्धा तक नहीं बोला, वॉरियर तक नहीं बोला किसी ने उनको। पर आप सोचिए ना, है या नहीं इंपॉर्टेंट? हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। मैं इसलिए जानता हूं कि मेरे फैमिली में कई लोग पुलिस में, मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो खुद जो है वो एडिशनल एसपी है, उनके हस्बैंड भी एडिशनल एसपी है, हमारे घर में बहुत लोग पुलिस के अंदर है। हमारी मेरा एक कजिन ब्रदर है, उसकी वाइफ जो है वो कांस्टेबल है, पुलिस में कांस्टेबल है वो। पद कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर आदमी का अपने अपने लेवल पे काम कर रहा है भाई, ठीक है। लेकिन छोटा बच्चा छोड़ के वो जाती थी ड्यूटी के लिए बाहर, छोटा सा बच्चा, नवजात बच्चा, छोटा मतलब 6 महीने साल, मतलब छुट्टी नहीं है, नो हॉलीडेज, चाहिए काम पे। 8 घंटे की जगह 15 घंटे ड्यूटी करते हैं। कोई थैंक यू बोला? कोई नहीं बोला। गाली किसको पड़ी? उनको पड़ी। डंडा देखा तो गाली दे दी उनको, 4 बातें बोल दी उनको, भाग गए वहां से। बहस कौन कर रहा है? अभी वीडियो वायरल हो रहे हैं कि कोई कार से जा रही लड़की, उसको बोला मास्क, तो वीडियो बना के वार 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 मोदी जी को ना, ये पुलिस वाले को डांट रही। ऐसे वीडियो बहुत वायरल हुआ है। मैं कहता हूं वायरल क्यों हुआ है वीडियो? ये इन वीडियो को कोई देखना ही नहीं चाहिए ना। आपने कभी किसी शहीद पुलिस वाले का वीडियो वायरल होने दिया? आपने नहीं होने दिया ना, गलत बात है ना। अब आप बोलोगे कहां चले गए सर? नहीं, मैं बेटा, आप देखो पढ़ाते पढ़ाते कुछ बातें ऐसी होती है जो दिमाग में होती है। आपसे मैं लाइव क्लासेस कम्युनिकेट करता हूं, मुझे जो इस बात से भी वास्ता है मेरा कि हमारे आसपास समाज में क्या चल रहा है। अब चलो एग्जाम्पल पे लौट के आते हैं। हम एलर्जी की बात करते हैं, मतलब एक शहर में एक पूरा पुलिस डिपार्टमेंट होता है। अब मान लीजिए ऐसा हो, मान लीजिए सपोज एक छोटा बच्चा था 12-15 साल का, उसने क्या किया, उसने एक बेकरी शॉप पे गया, बेकरी शॉप पे गया जहां पे ब्रेड वगैरह मिलती है। देखा उसने किसी का ध्यान नहीं है, 2 ब्रेड के पैकेट उसने चुराए बच्चे ने और दौड़ के अपने घर चला गया। उस दुकानदार को मालूम चला कि कोई बच्चा जहां से 2 ब्रेड के पैकेट चुरा के गया, उसने सीधा फोन लगाया किसको? आईजी पुलिस को। हेलो आईजी साहब। हाँ भैया बताइए। वर्मा जी कैसे फोन लगाया आपने? अरे साहब आज मेरी दुकान से 2 ब्रेड के पैकेट चोरी करके ले गया, 15 साल का लड़का, 12-13 साल का लड़का आया था वो, और जो है वो 2 ब्रेड के पैकेट चुरा के ले गया मेरी दुकान से लड़का वो। और आईजी साहब ने कहा ऐसा कैसे हो गया वर्मा जी के साथ में? पूरा डिपार्टमेंट लगा दिया कि पूरा जिले में हर जगह पे नाकाबंदी लग गई, सब जगह पे कोई आर बार नहीं निकलेगा, सबकी ब्रेड चेकिंग, बिल दिखा ब्रेड का, कहां है ब्रेड का, कोई निकल रहा ब्रेड लेकर, बिल दिखा ब्रेड का, सब सारे जगह पे। सब इमेजिन करते हैं सीन, हम हर जगह पर जो है वो नाकाबंदी लगी हुई है, ठीक है। ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं,
टिनिंग टिनिंग, कहा गया लड़का, वो ढूंढे, फिर जासूस लगे हुए हैं, जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकाल रहे हैं कि वो 2 ब्रेड के पैकेट लेके आदमी कहां चला गया, वो बच्चा क्या लगा कहानी में? इससे थर्ड क्लास कोई कहानी नहीं हो सकती है। तुमको लगा कि सर इससे घटिया कहानी कोई हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल सही बात है कि ऐसा ही लगना चाहिए, ऐसा ही लगना चाहिए कि इससे घटिया कोई कहानी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये तो गलत है। अरे ठीक है, 2 ब्रेड के पैकेट ले गया था, डांट देते हैं उसको, बाद में कभी मिल जाता है, कभी दिख जाता है, ठीक है बेटा ऐसे चोरी नहीं करते, मांग लेते ना तो हमको दे देते हैं। भाई 2 ब्रेड का पैकेट कितने का? 25-50 रुपए का, और क्या? भूखा होगा तभी तो ब्रेड का पैकेट लेके गया, हो सकता है उसकी मां बीमार हो, उसको देने के लिए लेके गया। क्या जानते हैं आप? पूरे देश का पुलिस लगा दिया ऊपर की, और कहीं ऐसा ना हो कि गुजरात की सीमा में घुस जाए वो, कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र की सीमा में जाए, और ये महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट पे, एक लड़का है 2 ब्रेड के पैकेट लेके आ रहा है, देख लेना तुम्हारे यहां ना घुस जाए। और पूरा देश का सीआईडी ना सीबीआई, तो सब लग गया, सीबीआई वगैरह, केस क्या सीबीआई को दिया जाए। भारत के गृह मंत्री, मोटा भाई नहीं, पकड़ना तो पड़ेगा इसको। तो ऐसा नहीं ना मित्रों, उसको हम जरूर पकड़ लेंगे, कौन ब्रेड का पैकेट लेके गया था, ऐसा नहीं, ये गलत है ना? एकदम घटिया कहानी। पर सच्चाई यही है एलर्जी, यही है एलर्जी कि आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम है पुलिस डिपार्टमेंट, और वो छोटा सा एलर्जन अंदर आया बॉडी में, कोई एक एंटी अंदर आया और आके देखा अरे ये तो बड़ा भयंकर कार्यक्रम हो गया, चारों तरफ से इम्यून सिस्टम पूरा घेर लिया उसको। अरे वो तो तासा एंटी था। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? जब प्रॉब्लम उस बच्चे को नहीं हुआ, प्रॉब्लम हुआ पूरे देश को, कि इतनी छोटी सी बात के लिए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हैरान परेशान हो रहा है, हेलीकॉप्टर भी उड़ने लगे हैं, सीआईडी एक्टिवेट हो गया, पूरा सिस्टम हो गया, अब पूरे कियोस्क मच गया, पब्लिक घबराई हुई है, कोई घर से बाहर मत निकलना। क्यों? अरे एक चोर को ढूंढ रहे हैं पुलिस वाले। क्या कर लिया चोर ने? 2 ब्रेड के पैकेट चुरा लिए थे। दूसरा बोलेगा यार अपना ऑफिस जाना मुश्किल, क्यों? पुलिस घूम रही है, देखो बाहर आर्मी भी लगी हुई है, बाहर वो टैंक चले आ रहे हैं, नू 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 करके, मिसाइलें तनी हुई ऊपर से, जहां दिखेगा वहां से ढाल मार देंगे, पैकेट छुड़ा लेंगे। आम आदमी की जिंदगी बर्बाद हुई कि नहीं हुई? हुई ना। बस एलर्जी वही है, एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, कि वो आपके इम्यून सिस्टम का ऐसा रिस्पॉन्स जो एक्सपेक्टेड नहीं था, वही तो एलर्जी है। और लंबे समय तक एलर्जी रहेगी तो व्यक्ति को अस्थमा भी आता है। ठीक है, बेकार कहानी थी पर सच्चाई यही है इस बीमारी की। ठीक है, when you have gone to a new place and suddenly you started sneezing, ठीक है, आपको छींक आने लगती है, आपको जो है वो अननोन कारण आपको जुकाम सा होने लगता है आपको, और आप वहां से चले जाते हो, सिम्टम डिसअपियर आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पीछे कारण ये होता है कि हम में से कुछ लोग जो होते हैं कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स के लिए सेंसिटिव होते हैं, और ये जो है जो भी रिएक्शन हुआ वो पॉलन ग्रेन के चलते हो सकता है, माइट्स के चलते हो सकता है, डस्ट माइट होते हैं, धूल के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनसे हो सकता है। तो होता है कि ये इसके चलते बॉडी हमारी जो है तेजी से रिस्पॉन्ड करती है। तो हमारे इम्यून सिस्टम का जो एग्जैगरेटेड रिस्पांस होता है, जो एक लेवल से नॉर्मल से अलग हटकर ज्यादा रिस्पांस करना होता है, जो किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण हो सकता है, और ऐसे फैक्टर्स को हम एलर्जन कहते हैं। वो जिसके कारण इम्यून सिस्टम ओवर रिस्पांस दिया, उन्हें हम एलर्जन कहते हैं, और इस कंडीशन को हम एलर्जी कहते हैं। ठीक है, एलर्जी वाली कंडीशन में आपको हमेशा पेशेंट का इम्यूनोग्लोबिन ई देखना चाहिए। IgE इज द स्पेसिफिक फॉर द एलर्जी। जब भी कभी एलर्जी होता है तो इम्यूनोग्लोबिन ई का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और एलर्जी का सबसे कॉमन कारण होता है एनिमल्स के जो हेयर होते हैं, एनिमल डेंडर बोलते हैं उनको हम, पॉलन ग्रेन्स हुए, डस्ट हुए, ये सबसे कॉमन कारण होते हैं एलर्जी के। ठीक है, फिर क्या होता है एलर्जिक रिएक्शन में बेटा? जोर से छींक आती है, आंखों से पानी आने लगता है, रनिंग नोज होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ठीक है, और जो है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलर्जी के समय में हमारी मास्ट सेल, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व जो मास्ट सेल होती है, वो एलर्जी के दौरान जो है वो कुछ ऐसे हिस्टामाइन्स केमिकल्स को रिलीज करती है, हम हिस्टामाइन कहते हैं, सेरोटोनिन कहते हैं, और यही वो केमिकल होते हैं जो हमारे एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर बॉडी में एलर्जी हमको दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए चूंकि हिस्टामाइन यानी मास्ट सेल जो है हिस्टामाइन रिलीज करती हैं जो एलर्जी का कारण बनते हैं, एलर्जिक रिएक्शन कारण बनते हैं, इसीलिए एलर्जी का इलाज करने के लिए आपको देनी पड़ती है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देनी पड़ती है, और वो होती है आपकी लीवोसिट्रीजिन या सिट्रीजिन। ठीक है, फैक्सोफेनेडिन भी होती है,
ठीक है। तो बहुत सारी दवाएं होती है। तो कुल मिलाकर आप जो आप सिट्रीजिन इस्तेमाल करते हो, आप लीवोसिट्रीजिन इस्तेमाल करते हो, के मोन्टेक एलसी इस्तेमाल करते हो आप, वो सब क्या है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती है। मोन्टेलिकोस सोडियम इज द ल्यूकोट्राइन 4 इनहिबिटर के, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी। अब इतना समझ कि एंटी हिस्टामिनिक दवा जो होती है मास्ट सेल से निकलने वाले हिस्टामाइन को वो रिलीफ, उसके लेवल को कम करती है, इसलिए एलर्जिक सिम्टम में वो रिलीफ मिलता है उससे हमको, ठीक है ना। तो इसलिए हमें सबसे पहले एलर्जी का कारण जानना होता है, उसके लिए हम एलर्जन टेस्ट करते हैं। एलर्जन टेस्ट से हमको मालूम चल जाता है कि व्यक्ति को किस चीज से एलर्जी है, और उसके बाद हम उसके लिए एंटी हिस्टामिनिक, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जो एलर्जी के रिस्पॉन्स में हमको एलर्जी से जो बचाने में रोल प्ले करता है, ठीक है। ठीक, अब हाल ही में हम ऐसा देखते हैं कि एलर्जी की घटनाएं बढ़ गई। मतलब आज अभी आप देखेंगे तो आपको कई सारे पेशेंट को एलर्जी की समस्या से ग्रसित आपको दिखाई पड़ेंगे, और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि हम लोग जो है वो प्रकृति से दूर हो रहे हैं हमके। जैसे मैं कहता हूं कि पहले आप देखिए, गांव के लोग जो होते हैं ना, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही जो है वो अच्छा होता है, एकदम, चूंकि वो है ना नेचुरल माहौल में रहते हैं। अब एक मजे की बात बताता हूं मैं, कि मैं जब आपको बैतूल की बात चली थी बीच में, तो हम लोग पाढ़ार में थे। बैतूल में पाढ़ार हॉस्पिटल में हमारी पोस्टिंग थी। 10-15 दिन का हमारा कॉन्टेक्ट सेशन था। पाढ़ार में एक 15 दिन का कॉन्टेक्ट सेशन था, तो वहां गए थे हम लोग। तो वहां पर जो है वो मेरे कुछ दोस्त भी साथ में थे जो अलग अलग जगह से आए हुए थे। तो बैतूल में हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे कहीं पर, तो रात के समय देखा हमने कि एक पार्क के पास में कई सारे लाइन से ठेले खड़े हुए हैं जो स्ट्रीट फूड होता है उसके। तो मेरा दोस्त है आशुतोष, उसने बोला कि सर, जूनियर है मुझसे, उसने मुझसे बोला कि सर पानी पूरी खाएं। अरे मैंने कहा भाई देख उसको, पानी पूरी वाले को देख, पानी पूरी का पूरा सेटअप देख तू है, मतलब मेरे को तो बीमार पड़ जाऊंगा, फूड पॉइजनिंग होगी मेरे को। अरे बोला सर कुछ नहीं होगा चलो। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो गया, बढ़िया पानी पूरी लिया उसने, जो सब मिला मुलू के 10-12 खाया उसने के। साथ में 2-3 थे मेरे साथ में, कुछ जो है वो लेडी डॉक्टर भी थी। ऐसे 4-5-8 लोगों का ग्रुप था पूरा। तो उन लोगों ने खूब अच्छे से खाया। एक मैंने नहीं खाया और एक डॉक्टर थी, उन्होंने नहीं खाया, ठीक है। आपको बता दूं, उसमें से 6 लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, 7वें व्यक्ति को वॉमिटिंग शुरू हो गई। हम लोग तो कुछ लिए ही नहीं थे, इसलिए हमारा तो प्रश्न नहीं उठता। जिसको वॉमिटिंग हुआ पूछा भैया क्या हो गया, कैसे होगा, तो भैया वो हैदराबाद की डॉक्टर थी, और एकदम हैदराबाद बंजारा हिल्स वहां कहीं रहती थी होगी उठ के। तो उन्होंने कभी लाइफ में फर्स्ट टाइम शी वांट टू ट्राई स्ट्रीट फूड ट्राई करना चाह रही थी वो। उन्होंने ट्राई किया, पासा उल्टा पलट गया वो। आज तो उससे पूछा, उसने कहा भैया मैं सर लखनऊ का रहने वाला आदमी हूं, और मैं रोज में ना सड़क से निकलते आगे पीछे कहीं जाता आता हूं, कहीं भी जहां ठेला दिखे वहां खा लेता हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी डॉक्टर है, स्किल डॉक्टर एकदम, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। मतलब उसके बॉडी को पता है कि ये आदमी कुछ ना कुछ ऐसा खाएगा जरूर, इसलिए अपना सिस्टम पहले से अप रखो, ये कुछ भी खाए न्यूट्रलाइज कर दो। और उन बंजारा हिल वाली मैडम को पता ही नहीं, बॉडी को, शरीर को, कि भैया कि ये क्या आ गया अंदर, ये अजनबी तुम कौन हो, कहां से आ गए। इतने में अजनबी ने देह भड़ाभड़ करना शुरू कर दिया, बीमार कर दिया। इनको पता है कि रोज ऐसे बैक्टीरिया आते रहेंगे, इस मैदान में खेलते रहेंगे, और उनको बचाना है। तो हमारा जो बॉडी है वो भी सीखता है चीजों से। तो जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं गांव में जाके, जो बच्चे खेतों में खेलते हैं जाकर के, जो बाहर बच्चे निकलते खेलने के लिए, वो मालूम है उनके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है वो। अमेरिका में यह भी पॉसिबल है कि एक मूंगफली किसी ने खा ली तो आदमी मर जाए उससे। एक मूंगफली पीनट, जिसको चला हमारे यहां पे रेलवे में बेचते, ट्रेन में मूंगफली ऐसे बेचते ना, ठीक है। तो हमारे यहां तो लोग मूंगफली टाइम पास के लिए खाते हैं। अमेरिकन किसी को एक मूंगफली दे दो, पीनट एलर्जी, बेचारा आईसीयू में लैंड कर जाएगा, वो मर भी सकता है बेचारा आदमी एक मूंगफली का दाना खा के। सच्चाई है, उनके लिए मूंगफली जहर है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी खाया ही नहीं। हमारे तो बचपन से लड्डू वड्डू बन रहे, मूंगफली डाल दी इसमें, मूंगफली पैदा होते से ही जो है वो मूंगफली समझ में आ गई, जैसे खाना शुरू कर मूंगफली होती भाई, ठीक है। हम लोग पीनट खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, मतलब हम दुनिया की तमाम ऐसी चीजें खा रहे हैं जो दूसरे अमेरिकन खा लेना तो उल्टा लटक जाए वो, ठीक है। हम लोग सब खा रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रांग। तो जो एलर्जी का प्रॉब्लम है ना, वो बेसिकली क्या है कि ओवर सेंसिटिविटी से, और मेरे साथ भी ये समस्या है
मैं खुद के बारे में कोई गलतफहमी नहीं पालता हूं। मैं भी क्या है पता नहीं, मेरी साइकोलॉजी है, तो मैं ओवर प्रोटेक्टिव माहौल क्रिएट करते, जैसे मेरे घर में एयर प्यूरीफायर लगा होगा, मेरे घर मतलब मैं डरता हूं इन्फेक्शन से लेके, शायद ज्यादा पढ़ लिया इसलिए डॉक्टर, तो इसलिए मुझे बहुत जगह पे बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लोग स्ट्रीट फूड खा रहे होते हैं, मैं कभी नहीं खा सकता, मुझे मालूम है मैं खाऊंगा बीमार पड़ जाऊंगा, मुझे एलर्जी हो जाएगा उससे। तो कई लोगों को साथ में ऐसा होता है। वो एक बहुत अच्छी सब्जी मेरे बचपन में मम्मी बनाया करती थी, अरबी का पत्ता होता है ना, अरबी के पत्ते की सब्जी, अरबी का पत्ता होता है, उसको कुछ बेसन लगा के फोल्ड कर देते हैं, फिर उसको भाप में पकाते हैं, फिर उसको काट के फिर सब्जी पकाते हैं। मम्मी बनाती थी, मेरी बहुत अच्छी थी। बचपन में मैंने खूब खाया उसको, कुछ नहीं हुआ मुझे जब तक मैं कॉलेज में नहीं गया था। कॉलेज गया फिर कभी खाया नहीं, फिर कभी घर आए बनी नहीं, फिर शादी हो गया, सालों गुजर गए। एक दिन मैंने कभी धोखे से खा लिया, सच बता रहा हूं, सांस लेने में तकलीफ होने लगी मुझे, तुरंत मुझे जो है वो एंटी हिस्टामिनिक तमाम दवाएं लेनी पड़ी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सब लेना पड़ा, तब जाके नॉर्मल हुआ। वही चीज जो मैं पहले खा रहा था नहीं एलर्जी करती था, वो ही मुझे एलर्जी करती है। सब खेल एक्सपोजर का है, बॉडी उसके अकॉर्डिंग अपने को सेट कर रही होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कहा सर ने बोला कि एलर्जी नहीं होगी, अब हम जो है रिस्पॉन्स, हम तो जो है वो अपना जो है वो निकल गए बाहर बगैर मास्क के, बोला आजा कोरोना कहां है तू, तो भैया ऐसा है, उसका यकीन मत करना। कोरोना आया चीन से, चीन वाले का कोई जमीर नहीं है, कुछ बोलेगा हिंदी चीनी भाई भाई और फिर भी गोली चला देगा, समझ गए ना। इसलिए कोरोना वायरस चीन से आया, उससे बच के रहना, उस पर यकीन मत करना, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमारा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट जो है वो एलर्जी की चीजों को वो बढ़ावा भी दे रहा होता है बेटा के। अब बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि शरीर की इम्यून सिस्टम हमारे खुद के खिलाफ ही काम करने लगा, मतलब इम्यून सिस्टम जो है वो इस प्रकार से काम कर रहा है कि वो ये भूल गया है कि क्या मेरा है, क्या तुम्हारा, क्या बाहर का है। सेल्फ और नॉन सेल्फ में अंतर करने में उसने अपनी खुद की सेल्स को ही दुश्मन मान लिया उसने, और ये बहुत खतरनाक होता है। रूमेटिक आर्थराइटिस में ऐसा देखने मिलता है आपको जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखने मिलता है, आपको ल्यूपस डिजीज में आपको देखने मिलता है आपको। तो कई बीमारियां ऐसी जहां पर कि जो है बॉडी का ऑटो इम्यूनिटी जो है वो खतरनाक काम करता है। तो देखिए मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें हम, तो ये हायर वर्टिब्रेट में होती है, जो डिफरेंशिएट कर पाती है सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में अंतर वो कर पाती है। लेकिन जब आप ऑटो इम्यून डिजीज की बात करते हो तो वहां पर क्या होता है, जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी समस्या होती है इसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के खिलाफ काम कर रहा होता है। तो क्या होता है, तब हमको इम्यूनो सप्रेसिव मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है हमको के। अब प्रश्न उठता है कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है क्या, एक्चुअली में क्या है इम्यून सिस्टम जो है। जैसे तो आपको बता दूं मैं, ये पूरा का पूरा हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड एक पूरा नेटवर्क है। ये भी बिल्कुल पुलिस हेडक्वार्टर के समान है, थाने बने हुए हैं, फिर चौकी बनी हुई है। इतना समझ लीजिए कि आपकी बॉडी की हर जगह से जहां से लिम्फेटिक सिस्टम का ड्रेनेज हो रहा है वहां पे लिम्फ नोड बने हुए हैं, और वो लिम्फ नोड पुलिस चौकी के समान है। लिम्फ नोड पुलिस चौकी के समान है, वहां पे सबसे पहले क्राइम वही मालूम चलेगा कि क्या हुआ था, पुलिस चौकी के समान है वो, ठीक है। सैनिक दो तरह के हैं उसमें, बीटा लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, गोली मारने वाले और डायरेक्ट मारने वाले, लड़ने वाले, ठीक है ना। तो अभी बात करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में क्या क्या शामिल है। इसमें शामिल होता है लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, और एंटीबॉडी सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडी इसके अंदर शामिल होते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करें बेटा तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं ये वो ऑर्गन होते हैं जहां पर लिम्फोसाइड अपने आप को जो है वो लिम्फोसाइड ओरिजिनेट होते हैं, मैच्योर होते हैं और प्रोलिफरेट करते हैं। यानी लिम्फोसाइट का ओरिजिन, मैच्योरेशन, प्रोलिफिकेशन यहां पर होता है, उन्हें हम लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जहां बनते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जहां पर लिम्फोसाइट बनते हैं वो है बोन मेरो है और थाइमस है, जहां पर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होते हैं और वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, और यहां पर वो एंटीजन के लिए अपने आप को चेंज होते हैं। और वो क्या होता है, जो लिम्फोसाइट होते हैं वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में बनते हैं, बोन मेरो में, थाइमस में बनते हैं, और ये फिर धीमे धीमे अपने आप को जो है मॉडिफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। एक बार इनका मैच्योरेशन होता है तो ये कहां पहुंच जाते हैं, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में पहुंच जाते हैं। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं, देखो जैसे मैंने आपसे कहा ना, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, यहां पर पुलिस की पूरी ट्रेनिंग होती है, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कि पुलिस को काम कैसे करना है। तो एक व्यक्ति को वहां पे क्या करते हैं, उसको एडमिशन मिलता है, सिलेक्ट होता है व्यक्ति, वो के वहां पे से नौकरी मिलती है, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुंचता है। पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, सिखाते हैं उसको परेड करना सिखाएंगे, उसको गोली चलाना सिखाएंगे, उसको चोर को पकड़ना सिखाएंगे, कानून सिखाएंगे उसको, उसके बाद वो बन गया पुलिस वाला।
फिर बोलेंगे जाओ तुम्हारी पोस्टिंग हो गई यहां पर, तुम वहां जाके काम करो, तुम वहां जाके काम करो। ऐसे ही होता है। जो बोन मैरो है और थाइमस है वो पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के समान है। वहां पर लिम्फोसाइट को ओरिजिनेट करते हैं, बनाते हैं और उसके बाद उसको बोलते हैं जाओ थाने जाओ अपने। वो थाने क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। वो क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या है वो होते हैं लिम्फ नोड होते हैं, स्प्लीन होता है, टॉन्सिल्स होते हैं, पेयर्स पैचेस होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेस होते हैं, अपेंडिक्स में पेयर्स पैचेस होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये वो होते हैं जहां पर जिन्हें हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। तो याद रखना बेटा नाम इनके, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस और ऑफ अपेंडिक्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सेकेंडरी। अब देखो कोई भी अपराध कहीं घटेगा, कहीं पे अपराध घटा तो क्या वो पुलिस हेडक्वार्टर जहां पे पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अब मान लो किसी के साथ अपराध हो गया तो क्या करेगा? वो दौड़ता हुआ जाएगा कि भैया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पे पुलिस का, वहां पे जाके लिख लो, ले लो भैया अर्जी हमारी। नहीं, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलेगा हमने पुलिस बना के थाने में छोड़ दिया है, तुम थाने जाके बात करो। ठीक है, कहने का मतलब ये कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो वो जगह होती है जहां पर लिम्फोसाइट का एंटीजन से सामना पड़ता है, यानी चोर से वास्ता पड़ता है पुलिस का, तो एंटीजन जो है उससे सामना होता है और यहां पर ही जो है वो सारा एक्शन शुरू यहां से होता है कि यहां पर वो एंटीजन को देखकर लिम्फोसाइट अपने आपको बोलते हैं कि भैया अब थाने में कैसे काम होता है। थाने में ऐसे काम होता है भैया, एफआईआर दर्ज हो गया तो कौन जांच करेगा? विवेचना अधिकारी क्या होगा? उन्होंने कहा भैया शुक्ला जी इसके विवेचना अधिकारी हैं। ठीक है, शुक्ला जी को काम मिल गया, आप शुक्ला जी जाके ढूंढ रहे हैं चोर कहां गया, पकड़ के लेके आए, थानेदार साहब को बताया, थानेदार साहब ने बोला चलो कोर्ट पेश करो उसको जाके। ऐसे ही होता है ना। ठीक है, ऐसे यहां पे होता है कि एक एंटीजन सामने आया, उस एंटीजन को देखने के बाद जो है लिम्फोसाइट अपने उससे इंटरेक्ट करता है और उसके बाद फिर वो जो है असाइन होता है टास्क। तो इफेक्टर सेल्स जो है वो काम करती है उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसे पकड़ के नष्ट करना है उसको। ठीक है, ये देखिए आप लिम्फ नोड का, हम देखें लिम्फ नोड का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें तो हमें कहां कहां दिखाई पड़ते हैं लिम्फ नोड। देखिए लिम्फ नोड है, थाइमस है, लिम्फेटिक वेसल्स भी हमको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं? ठीक है ना। बोन मैरो मेन लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं बेटा, ये सभी ब्लड सेल्स को और लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करते हैं। थाइमस जो है लोब्ड ऑर्गन होता है जो हार्ट के पास में होता है, ये ब्रेस्ट बोन के जो है वो पीछे होता है, स्टर्नम के पीछे होता है बेटा। थाइमस जो होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ थाइमस का साइज छोटा होता जाता है। ठीक है ना। फिर थाइमस जो है वो बर्थ के समय काफी बड़े साइज का होता है, पर धीमे धीमे हमारी उम्र बढ़ती है और इसके बाद इसका साइज छोटा होने लगता है। प्यूबर्टी के बाद से ये साइज में छोटा रह काफी छोटा रह जाता है, इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ इम्यूनिटी भी धीमे धीमे हमारी कम कई बार होने लगती है। ठीक है ना, ओल्ड एज में इम्यूनिटी इसलिए कम हो जाती है। बोन मैरो और थाइमस जो होते हैं वो माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट के लिए और मैच्योरेशन के लिए। जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है टी लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं, टी लिम्फोसाइट के हम बात करें, देखो बेटा बोन मैरो और जो थाइमस जो होते हैं, बेसिकली थाइमस का मैच्योरेशन कहां होता है? वो जो थाइमस में टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन बेसिकली कहां होता है? वो थाइमस के अंदर होता है। तो यहां पे माइक्रो एनवायरनमेंट मिलता है उसको। इसके अलावा जो है बोन मैरो में बनने के बाद थाइमस में, बोन मैरो थाइमस में बनने के बाद यहीं पर इसका मैच्योरेशन होता है। माइक्रो एनवायरनमेंट किसको मिलता है? टी लिम्फोसाइट को मैच्योरेशन के लिए माइक्रो एनवायरनमेंट कहां मिलता है? बोन मैरो थाइमस में मिलता है। ठीक है ना। स्प्लीन बड़े साइज का लार्ज बीन शेप का ऑर्गन होता है, देख रहे हैं इमेज में हमको दिखाई पड़ रहा है ऑरेंज कलर का। इसमें मेनली लिम्फोसाइट होते हैं, फेगोसाइटोटिक सेल होते हैं और जो स्प्लीन होता है वो ब्लड बैंक के समान भी काम करता है, ब्लड को फिल्टर भी करता है और ये ब्लड फिल्टर करता है, इसलिए वो जो है कई सारे ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिल्स को जो है वो ट्रैप कर लेता है। इसलिए डॉक्टर जब कभी भी उसे मलेरिया की जांच करनी होती है या उसे कोई जांच करनी होती है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो वो आपके लीवर को देखते हैं तो हिपेटोमेगली चेक करते हैं और मलेरिया के लिए वो स्प्लीनोमेगली चेक करते हैं। स्प्लीन का साइज कई बार बीमारी होने पर, इन्फेक्शन होने पर स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है क्योंकि स्प्लीन एक फिल्टर के समान काम करता है, पैथोजन को रोक कर रखता है वो। ठीक है, स्प्लीन जो होता है वो ब्लड बैंक के समान काम करता है, बड़ी संख्या में आरबीसी भी इसके पास होती है। ठीक है, लिम्फ नोड होते हैं छोटे स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग पॉइंट पर पाए जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में और ये भी माइक्रो ऑर्गेनिल्स को ट्रैप करने का काम करते हैं। जैसे डॉक्टर क्या करता है? चेक करता है आपके, ठीक है, लिम्फ नोड को चेक करेगा, है ना, कि भाई एक्सिलरी लिम्फ नोड देखा उसने कि यहां से जो ड्रेनेज सिस्टम पूरा आया ना, कोई इन्फेक्शन यदि हाथ से आया होगा, कोई फोड़ा फुंसी हो गया तो यहां का नोड फूल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली लिम्फ नोड क्या होते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिल्स को ट्रैप करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना। ठीक है, पुलिस चौकी के समान है। एंटीजन ट्रैप होते हैं जो लिम्फ नोड में, वो जैसे एंटीजन को ट्रैप किया गया लिम्फ नोड में, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम को जानकारी मिलती है, लिम्फोसाइट अपने आप को एक्टिव करते हैं और इम्यून रिस्पांस को वो जो है वो जनरेट करते हैं बेटा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि देयर इज
lymphoid tissue there is lymphoid tissue also located within the lining of the major tract। में याद रखिएगा बेटा, हमारे कई सारे lymphoid tissue का एक बड़ा हिस्सा, lymphoid tissue का एक बड़ा हिस्सा जो है हमारे जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे गट के अंदर जो है वो लोकेटेड होता है। हम क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है, गट में होता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, हमारे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में होता है। मतलब जो भी अंदर बॉडी के अंदर पाइप बने हुए, चाहे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की बात करें हम, चाहे हम बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, जहां जहां भी म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट है, उस म्यूकोसा लेयर में भी लिम्फॉइड टिश्यू पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं हम म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, 2021 के लिए फिर से इंपॉर्टेंट है ये। और ये पूरे लिम्फॉइड टिश्यू का 50% तक होते हैं, यानी पूरे लिम्फॉइड टिश्यू का 50% तक क्या होते हैं, माल्ट होते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। क्लियर? ठीक है, चल अब ये तो बात की इसके बारे में हमने, हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में बात की हमने। अब कुछ बीमारियों के बारे में बात करते हैं यहां पर हम, जो इससे जुड़ा हुआ कनेक्टेड है बेटा, है ना। ठीक है, थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, चिंता मत करना, बीच बीच में हम बातें भी तो कर रहे हैं, है ना, बोर ना हो इसलिए। ठीक है ना। देखो बेटा, है ना, ये क्या है, ये टाइटन क्रैश कोर्स जो है, थोड़ा सा इसमें हमने मतलब है ना, देखो नॉर्मल क्रैश कोर्स में हम एक लेक्चर में पूरा चैप्टर कवर कर लेते हैं, मेन पॉइंट लेके। यहां पर हम कोई पॉइंट छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। हम आपको फिर कह रहे हैं कि अभी एग्जाम 1 अगस्त को तो हो सकता है एग्जाम आगे बढ़ जाए, कुछ कह रहे हैं बढ़ गया 3 अगस्त को, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम काफी आगे बढ़ गया। यूपीएससी का एग्जाम अक्टूबर में चला गया। मुझे लगता है कि यदि कोरोना का कंडीशन जो है वो इंप्रूव कर गया जून जुलाई में, तो एग्जाम आपका अगस्त में ही होगा। तो 1 अगस्त ना होकर डेट थोड़ा 15-20 दिन आगे पीछे हो सकती है डेट इसकी, ठीक है। लेकिन थोड़ा भी सिचुएशन को प्रॉब्लम मैनेज करने में गवर्नमेंट को थोड़ा वक्त लगा, तो एग्जाम फिर सीधा सितंबर या अक्टूबर एग्जाम चला जाएगा वो, ठीक है ना। तो अभी हमको जो है वो एकदम अलर्ट रहना है हमको, कि हमको लेकिन अपने आप को 1 अगस्त का मानकर ही तैयारी करनी है। अभी हमको अपने हाथ पर ढीले नहीं कर रहे हैं। अभी हमको जो है वो कोई, क्योंकि एग्जाम जितना डिले होता है उतना परफॉर्मेंस ड्रॉप होने लगता है बेटा, ठीक। ये मेरा पिछले साल का भी अनुभव है, इसलिए प्लीज ना अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए। अभी आप, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 अगस्त तक पूरा करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ा, फिर एक बार रिवीजन मारेंगे, हम करते रहेंगे, टेस्ट चलते रहेंगे आपके, है ना। चलिए बात करते हैं एड्स पे। फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है बेटा, है ना। पहली बार रिपोर्ट किया गया था 1981 में, फर्स्ट टाइम इसको रिपोर्ट किया गया था। कारण इसका क्या है, कारण इसका है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, रिट्रोवायरस होता है। इसमें आरएनए जीनोम होता है बेटा, ठीक ना, इसका जेनेटिक बेटा आरएनए होता है, ठीक है। और इसमें जो है 2 सिंगल, क्या होता है एचआईवी में, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, नंबर में संख्या में 2 होते हैं और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं। इसके अलावा इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, जब वायरस, रिट्रोवायरस जो एचआईवी का वायरस से अटैक करता है, तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। आरएनए का जो है वो जो है सेल को, नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है, अपना इन्फेक्ट करेगा, जाने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल करेगा, आरएनए के टेम्पलेट पर डीएनए को बनाएगा, और ये डीएनए न्यूक्लियर डीएनए से जाकर जुड़ जाएगा, और वहां जाकर क्या करेगा, वहां जाकर वो क्या करेगा बेटा, वहां जाकर वो नए वायरसेस को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन और मैसेज को आरएनए बनाने लगेगा उठ के। तो एक प्रकार से हमारी बॉडी की सेल्स को ही, मैक्रोफेजेस को, हमारी बॉडी की जो हमारी सुरक्षा वाली, हमारी बॉडी में जो सुरक्षा वाली सेल थी, मैक्रोफेजेस, जिनका काम था बॉडी को सुरक्षा देना। देखिए कितना बदमाशी किया इसने, के क्या किया, जो हमारी बॉडी को सुरक्षा देने वाली सेल थी मैक्रोफेजेस, उन्हीं पर इसने कब्जा कर लिया, और उनसे ही क्या किया उसने, उनसे ही वायरस बनवाने लगा। सोचिए, इतना खतरनाक बीमारी है एड्स, एचआईवी वायरस इतना खतरनाक है कि हमारी सेल्स पे कब्जा करके उनसे ही जो है पूरा डीएनए बना के बोलता है नहीं भैया हम ही बॉस है बीत के, और फिर अपने लिए वायरस बना लेता है। तो मैक्रोफेज यहां पे एचआईवी फैक्ट्री के रूप में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एचआईवी का ट्रांसमिशन कैसे होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है, या जो इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड यदि किसी को चढ़ा दिया जाए उससे होता है, कि फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति से कोई जो ड्रग्स लेने वाले लोग हैं निडल्स का इस्तेमाल करते हैं, यदि कॉमन निडल्स को जो है वो एक दूसरे को लगा दिया जाए तो उससे हो सकता है, मदर से बेबी को हो सकता है, ठीक है। सब जानते हैं हम सब लोग कि कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन एचआईवी के क्या होते हैं, हम सबको अच्छे से ये मालूम है ना, ठीक। एचआईवी का बता दो आपको, कोई इलाज नहीं है इसका, केवल वायरस के मल्टीप्लिकेशन को स्लो करने वाली दवाएं हैं, लेकिन रोक नहीं सकते इसको हम, ठीक है।
याद रखिए कि ये जो इन्फेक्शन से लेकर बीमारी के पैदा होने देने, इन्फेक्शन से लेकर जो है एड्स के सिम्टम के एपर होने तक का टाइम पीरियड जो है वो कुछ महीनों से लेकर 5 से 10 वर्ष का होता है। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड इतना लंबा है कि व्यक्ति सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी भूल जाता है कई बात के। तो 5 से 10 साल से लेके जो है वो कुछ महीने से लेके 5 से 10 साल तक का इंक्यूबेशन पीरियड इसका हो सकता है। ठीक है, एक बार ये वायरस व्यक्ति के शरीर में अंदर एंटर करता है तो ये मैक्रोफेज को अटैक करके अपने आरएनए जीनोम से मैक्रोफेज के डीएनए में जुड़ जाता है और वायरस का डीएनए जो है गाइड करता है नए वायरस को बनाने के लिए। मतलब एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प लेगा, वायरस का आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होगा और वो डीएनए मेन डीएनए में जाकर जुड़ जाएगा और वो अपने लिए वायरस को बना रहा होगा। ठीक है, तो ये वायरल फैक्टर के समान काम करता है। वायरल डीएनए होस्ट सेल के डीएनए में जाकर जुड़ जाता है, वहां से डायरेक्ट करता है वो। और मैक्रोफेजेज जो होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्रोफेज जिसका काम था सुरक्षा करना, वो खुद एक वायरस की फैक्ट्री के समान काम कर रहा होता है, एचआईवी फैक्ट्री के रूप में वो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो इमेज दे रखा है एनसीईआरटी में, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप, है ना। ठीक है, जो एचआईवी होता है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल, जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल होता है वो बीटा सेल की हेल्प करता है, बीटा लिम्फोसाइट की हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने में, एंटीबॉडी बनाने में, उस पर ये अटैक करता है। टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देगा ये। हेल्पर टी सेल को नष्ट करने पे क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है कमजोर होने लगता है, तो सेलुलर इम्यूनिटी डाउन होगा और अल्टीमेटली पूरा बॉडी का इम्यूनिटी डाउन कर जाएगा। तो बड़ी संख्या में जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो व्यक्ति को बचाते हैं कई तरह के इंफेक्शन से, और जैसे टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट खत्म होने लगते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम और बॉडी का जो मेमोरी था, जो वैक्सीन की हेल्प से हमने बॉडी का जो मेमोरी तैयार किया था, वो मेमोरी भी खत्म होने लगता है। ठीक है, तो अब जो है साधारण से इन्फेक्शन भी हमारे लिए खतरा बन जाते हैं। और यदि एचआईवी की जांच करनी हो, एड्स के इन्फेक्शन की जांच करनी हो, तो जो टेस्ट लगाते हैं वो है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे टेस्ट के। फिर एक टेस्ट ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, एक टेस्ट वो करते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जो एचआईवी का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। एड्स के ट्रीटमेंट के लिए हम जो है एंटी रिट्रोवायरल दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो पार्शियली इफेक्टिव होते हैं, ये व्यक्ति की जान को नहीं बचा सकते हैं। एचआईवी इन्फेक्शन को या एड्स को डेथ वारंट कहते हैं, मृत्यु का वारंट कहते हैं उसको। इसमें केवल जीवन की लाइफ को, पेशेंट की लाइफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं पर बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। अभी तक कोई इलाज हमको नहीं मिला है, इसीलिए कहते हैं जानकारी ही बचाव है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको फुल फॉर्म याद रखें, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कई सारे एनजीओ की मदद से लोगों तक एचआईवी की इंफॉर्मेशन को, एड्स की इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई आपको एड्स से कैसे बचना है और किस प्रकार से इससे बचाव हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं सबसे खतरनाक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के। आज भी बिगेस्ट रीजन ऑफ डेथ, मृत्यु का सबसे बड़ा कारण जो है वो कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो है कैंसर। सबसे खतरनाक बीमारी इसमें से सबसे अधिक रिसर्च यहां पर चल रही है, कोविड के पहले रिसर्च जहां चल रहा है सबसे, वो है कैंसर पे। ठीक है, हाल ही में सबसे अधिक नोबेल प्राइज जो मिले हैं वो भी कैंसर रिसर्च के ऊपर ही मिले हैं। कैंसर इज एक्चुअली इमोर्टिलिटी, कैंसर अमरता है। एक सेल खुद मरना भूल जाती है और लगातार डिवाइड कर रही होती है और वो इमोर्टिलिटी ही एक बीमारी बन जाती है। तो कैंसर एक तरह की अमरता है। कैंसर एक प्रकार की जो है सेल्स की कैपेसिटी की जो है अपनी एक, हर सेल की अपनी एक लिमिट होती है कि उसके बाद वो डिवाइड नहीं करेगी, उसे हेफ्लिक लिमिट कहते हैं। उसको कैंसर जो है वो सेल मानने से मना करती है। सेल साइकिल का जो कंट्रोल रेगुलेशन है वो छूट जाता है उसका, और ये ब्रेक फेल वाली गाड़ी के समान है कि लगातार दौड़ रही और जब तक बॉडी पूरा डैमेज ना कर जाए वो। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक है, हमारी सेल्स में, हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो डिवाइड करने का पैटर्न है वो हाईली रेगुलेटेड होता है और बाकायदा हाईली कंट्रोल्ड वे में होता है। सेल साइकिल का मॉलिक्यूलर कंट्रोल होता है, उसमें साइक्लिन्स और सीडीके काइनेज जैसे प्रोटीन रोल प्ले करते हैं। लेकिन होता क्या है, जो कैंसर सेल होती हैं उनमें ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है ब्रेक कर जाती है और उनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे नॉर्मली क्या होता है, सेल्स जब भी कभी सेल्स डिवाइड करेंगी, सेल्स पास में आएंगी, एक सेल्स का गुच्छा ग्रुप बन जाएगा तो सेल डिवाइड करना रुक जाती है। उसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन, कि जैसे जैसे सेल एक दूसरे के संपर्क में आई और सेल ने एक दूसरे पर दबाव लगाया तो अब सेल्स डिवाइड करना बंद कर देती है। उन्हें लगता है सेल ज्यादा हो गई, क्राउडिंग हो गया है। पर ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन कैंसर सेल में नहीं था। कैंसर सेल को फर्क नहीं पड़ता, वो बोलती है मैं तो डिवाइड करूंगा, तो कैंसर सेल जो है वो
भले ही वह सेल्स पास पास आ गई परंतु वो लगातार लगातार डिवाइड करे। तो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी कैंसर सेल में नहीं होती है। कैंसर सेल में सेल साइकिल का रेगुलेशन भी नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए वो अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड कर रही होती है। और कैंसर सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए वो लगातार डिवाइड कर रही होती है। और जब ये लगातार डिवाइड करती है और एक बड़ा सा मास ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है, यहां पे उसको हम बोलते हैं ट्यूमर कहते हैं, उसे हम ट्यूमर कहते हैं। दो तरह के ट्यूमर होते हैं, एक होता है विनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। विनाइन ट्यूमर जहां बनेगा वहीं रहेगा, वहां से कहीं और जाएगा नहीं, वहां से फैलेगा नहीं। तो इस तरह के कैंसर को हम सर्जरी के जरिए निकाल के ठीक कर सकते हैं। विनाइन ट्यूमर की खास बात यह कि जहां पे हुआ वहीं रहेगा, तो वहां से हम ऑपरेट कर देंगे, ऑर्गन का वो हिस्सा निकाल के हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, विनाइन ट्यूमर को। लेकिन सबसे खतरनाक होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये क्या होता है, जहां ये ट्यूमर होता है वहां से सेल्स टूट टूट के बॉडी में सब जगह फैल जाती है, और एक सेल, सिंगल सेल भी कहीं पहुंच गया ना तो वो ग्रुप डिवाइड करेगा और अपने वहां पे क्या करे, डिवाइड करके वो ग्रुप ऑफ सेल बना देगा। वहां से टूट के कहीं और गया, वहां बना देगा। तो ये होती है प्रॉपर्टी कि वो जो सेल्स होती हैं वो आसानी से टूट के पूरी बॉडी में फैल जाती है और कई जगह बॉडी में कई जगह पर एक साथ कैंसर हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। एंड कैंसर सेल्स का टूटकर जो है पूरी बॉडी में फैल जाना, वो मेटास्टेसिस कहता है। और मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियरसम प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर, सबसे खतरनाक है। ऐसे कैंसर को ट्रीट करना असंभव है, बहुत मुश्किल है कि ऐसा कैंसर जो वो जनरली ठीक नहीं कर पाते हैं जिसमें मेटास्टेसिस होती है। और ये जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा ना मोस्ट फियरसम प्रॉपर्टीज दी मेटास्टेसिस, ठीक है। फिर क्या कारण है कैंसर का, तो याद रखिए नॉर्मल सेल जो है वो, नॉर्मल सेल जो होती हैं वो वास्तव में कैंसर न्यूप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट हो सकती है। फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और ऐसे एजेंट जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं कार्सिनोजन कहते हैं। अब सिगरेट स्मोक करने से लंग कैंसर हो सकता है, क्योंकि सिगरेट की स्मोक के अंदर, सिगरेट के धुएं में एक केमिकल होता है बेंजोपायरिन, 6 बेंजोपायरिन, वो लंग कैंसर इंड्यूस कर सकता है। कई सारी चीजें ऐसी होती है केमिकल जो बॉडी में कैंसर को प्रोड्यूस वो कर सकते हैं उठ के। यदि आप कश्मीर में लोग कांगड़ी लगाते हैं, एक बर्तन होता है मिट्टी का, उसको अंदर कपड़े के अंदर रखते हैं, तो कई लोगों को वहां पे स्टमक कैंसर देखा गया, जहां पे रखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लिवर कैंसर देखा गया कांगड़ी लगाने के बाद। लगातार हीट अंदर जा रही है ऑर्गन में, तो वहां भी कैंसर हो सकता है। कई रेडिएशन, एक्सरे हुआ, गामा रे हुआ, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हुए, ये डीएनए को डैमेज करेगा और उससे भी कैंसर हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। टोबैको स्मोक से कैंसर हो सकता है, बताया मैंने अभी आपको, ठीक है। कई वायरस होते हैं, जैसे रेट्रोवायरस की फैमिली से कई वायरस होते हैं जिनके अंदर ओंकोजेनिक वायरस, से मैंने कहा आपसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी, कार्सिनोम ऑफ सर्विस, सीए सर्विक्स करता है। यूट्रस का कैंसर कार्सिनोम ऑफ सर्विस को करने वाला वायरस है एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ठीक है। ये कैंसर कर सकते हैं। कुछ वायरस में ओंकोजिन होते हैं। कई जीन ऐसे होते हैं जो हमारी सेल के अंदर ऑलरेडी होते हैं, जैसे घर की, देखिए समझिए बात को, घर में एक आदमी चोरी करने आया, सुनना बात को ध्यान से। घर में एक आदमी चोरी करने आया, अब चोरी करने के लिए वो कैसे घर में इंटर करेगा, खिड़की से, दरवाजे से, कोई कमजोर हिस्सा देखिए घर का। अब आपके घर में मान लो आपने 4 फीट मोटी मोटी दीवारें बना रखी है, आपने 2-2 फीट, 2.5 फीट की दीवारें बनी हुई है, तो कोई चोर क्या दीवार फोड़ के अंदर आएगा? अरे बड़ा मुश्किल काम है उसके लिए, वो खिड़की दरवाजा कोई जगह ढूंढेगा जहां से अंदर आ सके। वो ऐसी होता है। हमारी बॉडी के जीनोम में भी कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कमजोर जीन है, जिनमें कोई परिवर्तन आएगा झट से वो कैंसर जीन में कन्वर्ट आएंगे, उनको बोलते हैं हम प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं, ठीक है। उनके लिए हम सी ऑन्क वर्ड यूज करते हैं। जो सेलुलर ऑन्कोजीन को हम सी ऑन्कोजीन कहते हैं, हम ऐसे जीन होते हैं जिनको सेलुलर ऑन्कोजीन कहते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। ये नॉर्मल सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। जैसे ये एक्टिवेट होते हैं तो ये कैंसर कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में किसी भी अवस्था में कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। अब कैंसर का पता लगाने के लिए क्या तरीका है बेटा? तो कैंसर का पता लगाने का तरीका एक होता है, सबसे सिंपल तरीका होता है बायोप्सी। क्या आप बायोप्सी कर दें, ठीक है। मतलब जो अफेक्टेड ऑर्गन है वहां का टिश्यू लेके उस टिश्यू की सेल्स की स्टडी करते हैं, उसे बायोप्सी कहते हैं हमके, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहते हैं हमके। इसके अलावा ब्लड कैंसर का पता हम जो है वो नॉर्मल ब्लड, नॉर्मल सीबीसी, नॉर्मल जो जांच होती है ब्लड, वो सीबीसी बोलते हैं इसको, अब कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, सीबीपी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर। उससे भी हमें कैंसर की जानकारी मिल जाती है। यदि आपको सीबीसी में डब्ल्यूबीसी काउंट, आपको नॉर्मली रेंज क्या होता है 4,000 से लेके
10,000 नॉर्मल रेंज है इसका, ठीक है। यदि आपको WBC काउंट लाख में दिख रहा है, 1 लाख दिख रहा है आपको, ये 1 लाख के ऊपर दिख रहा है आपको, तो मान लीजिए आप दैट मे बी ब्लड कैंसर, ठीक है। फिर जांच की संभावना, WBC काउंट इतना होता ही नहीं नॉर्मली, ठीक है ना। फिर और एडवांस टेक्निक यूज करना है तो हम जो है एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं, CT स्कैन यूज करते हैं, MRI यूज करते हैं। इससे हम इंटरनल ऑर्गन को समझ के उसमें हम कैंसर का पता लगा सकते हैं। उसमें MRI सबसे अच्छा है, ठीक है। फिर हम जैसे प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाना है, प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाना है, किसी व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं, तो ब्लड टेस्ट कर लीजिए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA, इसका लेवल पता कर लीजिए। PSA का लेवल बढ़ा हुआ आया तो व्यक्ति में प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है कुछ स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं, उससे कैंसर पता चल जाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कई ऐसी टेक्निक है जिससे हम जो है जीन के लेवल पे भी पता लगा सकते हैं कि भाई आज क्या है। आज तो वो भी है कि आप अपना जेनेटिक मेकअप, एक ब्लड टेस्ट दीजिए, आपका ब्लड लेंगे, जो है गाल के अंदर से स्वैब लेंगे आपका, और उसको DNA को टेस्ट कर लेंगे। आपके जीन के अंदर आपके DNA में प्रोफाइलिंग करने के बाद ये मालूम चल जाएगा कि कौन सा कैंसर वाला जीन आपके अंदर प्रेजेंट है, कौन सा नहीं है, किन चीजों से बचाव करना है। आज कैंसर का प्रिडिक्शन करना पॉसिबल हो चुका है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है कैंसर का? भाई विनाइन ट्यूमर है, सर्जरी करके निकाल देंगे। बॉडी में कोई ट्यूमर है तो उसको रेडिएशन से डिस्ट्रॉय कर देंगे। इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जो आजकल बड़ा लेटेस्ट रिसर्च का विषय बना हुआ है, और इस पर नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। रेडियोथेरेपी में हम जो है रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, और सेल्स जो कैंसर सेल होती है बड़ी सेंसिटिव होती है रेडिएशन के लिए, तो उनको हम उससे डैमेज कर देते हैं हम, ठीक है। फिर ट्यूमर सेल हैज बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। तो अब देखिए सिंपल सी बात है कि ट्यूमर सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम कई बार पहचान नहीं पाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम कुछ स्पेसिफिक जो है वो बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर अल्फा इंटरफेरॉन का इस्तेमाल करते हैं, और अल्फा इंटरफेरॉन हमारे इम्यून सिस्टम को गाइड करते हैं उस ट्यूमर सेल के लिए। तो अल्फा इंटरफेरॉन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं कि वो उन ट्यूमर सेल को पहचान कर उनको वो डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। तो अल्फा इंटरफेरॉन भी इस्तेमाल करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। देखिए तो आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया, हमने इम्यूनिटी कवर किया, हमने एड्स कवर किया, हमने जो है वो इम्यूनिटी के सारे टाइप भी देखे हमने, और हमने कैंसर भी कवर किया। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को बड़े ध्यान से एक बार देख लेना है बेटा। आपको अपने कीनोट्स बड़े अच्छे से पढ़ना है। कीनोट्स में जो भी आपसे क्वेरी पूछे गए उन सबके आपको आंसर्स करने बेटा उनके आपको, ठीक है ना। और उसके बाद आपको डीपीपी जरूर लगाना है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।